इस पूरे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो सभी चीजें आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक एक डब्बे को मैं उठाऊंगी, एक्सपैंड करूंगी और उस डब्बे को डिटेल में बताऊंगी और हर डब्बे से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि जितना एफर्ट्स मैम लगा रही है, मेरे से डबल एफर्ट्स आपको जरूर लगाने हैं। आई प्रॉमिस यू कि केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और आज इन्हीं हैंड रिटन नोट्स को हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से विस्तार में समझेंगे। इट इज योर एग्जाम, आपको मेक श्योर करना है कि आप एक अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, वहां तक पहुंचो। व्हाट्स अप माय वीसीएंस, क्या हालचाल? आई एम श्योर सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ आवर केमिस्ट्री माइंड मैप सीरीज। एंड आज का बच्चे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की मैं क्या ही तारीफ करूं, मतलब दिस इज सच अ ब्यूटीफुल चैप्टर कि आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर भी, वो कहते हैं ना कि मैम रट्टा मारना पड़ता है हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसी कभी भी फील नहीं आएगी। दिस इज वेरी इजी चैप्टर एंड मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को, चाहे आप जेई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, बिट सैट की या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये चैप्टर किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ना नहीं है? बिकॉज इस चैप्टर पे आप बहुत कम मेहनत करोगे बट आउटपुट बहुत अच्छा आता है। वो जो नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस होते हैं वो इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है? तो ये देखो, आप एक बार पूरा का पूरा माइंड मैप गो थ्रू कर लो जो मैंने बनाया है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और आज इन्हीं हैंड रिटन नोट्स को हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से विस्तार में समझेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट हर चीज इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है? बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन और ये सारी चीजें क्या क्या हैं, हर चीज आई हैव ट्राइड टू डिस्कस इन दीज नोट्स। तो बस अब मैं आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगी, आपका 1 घंटा चाहिए मुझे, 1-1.25 घंटा, जितना भी टाइम लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। बट उस 1 घंटे में आपकी नजरें कांस्टेंट, फ्लिकर बीच में करते रहना, बट आपकी नजरें कांस्टेंट स्क्रीन पर होनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो सभी चीजें आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको बस एक ही काम करना है, जिस स्पीड से मैं बोलती जा रही हूं आप उस स्पीड से रिवीजन करते रहें। मतलब जैसे जैसे, एंड द बेस्ट थिंग, अगर आपको एकदम बेस्ट तरीके से रिवीजन करनी है, 2 पन्ने उठा लो, A4 साइज की शीट्स उठा लो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूं वैसे वैसे सुनते जाएं और लिखते जाएं। दोनों ही तरीके अच्छे हैं। आप बिना लिखे सिर्फ सुनकर रिवाइज करना चाहते हैं, ओके है। अगर आप सुनने के साथ साथ लिखोगे, आपकी रिवीजन और अच्छी हो जाएगी। सो अनदर 1 आवर ऑफ योर लाइफ एंड आई प्रॉमिस यू कि केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? आई होप सभी बच्चे रेडी हैं। एंड अब बिना किसी देरी के वी शुड क्विकली स्टार्ट विद द माइंड मैप, द शॉर्ट नोट्स ऑफ आवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। एक एक डब्बे को मैं उठाऊंगी, एक्सपैंड करूंगी और उस डब्बे को डिटेल में बताऊंगी और हर डब्बे से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो हर डब्बे को ध्यान से करेंगे, जैसे जैसे डब्बा कंप्लीट होता जाए, ठीक है? थम्स अप थम्स अप थम्स अप मार्क करते जाना है कि हमें पूरे के पूरे डब्बे कंप्लीट करने हैं। सो बच्चे, चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल बॉन्डिंग और आज इसके हम माइंड मैप्स करने वाले हैं। सबसे पहला डब्बा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है कि रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, कि आखिरकार 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता क्यों है। ध्यान से देखना बच्चे, मान लो मेरे पास एक एटम A है और मेरे पास एक एटम B है, ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। क्या इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन है? नहीं। कोई रिपल्शन है? नहीं। तो जब मान लो मैंने यहां पर लेट्स से एक प्लॉट किया और ये जो प्लॉट है वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R is the distance between the 2 atoms। तो जब 2 atoms इंफिनिटी डिस्टेंस पे थे, उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। देखो, इसको मैं अगर कांस्टेंट आगे बढ़ा दूं तो 0 तक टच करेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा दोनों एटम्स को हम एक दूसरे के पास 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 लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप 2 एटम्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर रहे थे बच्चे, दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जैसे ही आप 2 एटम्स को पास लाने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगी।
रिपल्शन भी बढ़ेगी। अट्रैक्शन किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अनदर एटम, दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन के बढ़ने के साथ साथ रिपल्शन भी बढ़ेगी, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी बढ़ेगी। बट अट्रैक्शन तेजी से बढ़ती है, शुरू शुरू में अट्रैक्शन बहुत तेजी से बढ़ती है, उतनी जल्दी से रिपल्शन नहीं बढ़ती। जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे अट्रैक्शन तेजी से बढ़ेगी, अट्रैक्शन तेजी से बढ़ेगी मतलब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तेजी से घटेगा। क्या आप इस ग्राफ को फॉलो कर पा रहे हैं? देखिए दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी घटी 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 घटी। आप उन दो एटम्स को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आए हैं जहां उनके बीच में जितनी भी अट्रैक्शन थी वो रिपल्शन के इक्वल हो चुकी है। Whatever attraction was there, it is equal to the repulsion. ठीक है, अब आपने इस डिस्टेंस से पास एटम्स को लाने की कोशिश करी। जब वो आपने सुना होगा ना कि कोई हमारे स्पेस में घुसने की कोशिश करता है, हमें बड़ी चिढ़ मचती है। ऐसे ही ये दो एटम्स यहां पर आके खुश थे, दे वर वेरी ओके जब उनको इस डिस्टेंस पे रखा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल है। जब तुम उनको और पास लाने की कोशिश करोगे तो बच्चे अब तुम एक दूसरे के स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हो, और जब आप एक दूसरे के स्पेस में घुसने की कोशिश करोगे अब रिपल्शन बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही रिपल्शन तेजी से बढ़ी आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तेजी से बढ़ने लग गई। क्या ये पूरा ग्राफ क्लियर है? ये सबको अच्छे से समझ आ गया? क्या आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द डिस्टेंस, ये जीरो मान लो ओरिजिन, ये दिस इज द डिस्टेंस यहां से यहां तक जहां दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन वाज इक्वल टू रिपल्शन। इससे और पास लाओगे तो रिपल्शन तेजी से बढ़ेगी, इससे दूर जाओगे तो अट्रैक्शन उतनी नहीं थी। सो दिस इज द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है दिस इज द डिस्टेंस जहां पर अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन, जहां तक दोनों एटम्स एक दूसरे के मैक्सिमम पास आ सकते हैं। इस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चे BL मतलब बॉन्ड लेंथ। चमक गया? एंड ये देखो जब ये दो एटम्स पास आ रहे थे दिस इज द मिनिमम एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो इतनी एनर्जी है उन दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स इतनी एनर्जी से आपस में अट्रैक्टेड थे। तो ये जो एनर्जी है दो एटम्स के बीच में जब वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे थे, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। आपको लग रहा होगा कि ये छोटे से डब्बे पे रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन में मैम ने 5 मिनट स्पेंड कर दिया तो कैसे ही मैम पूरा सेशन खत्म करेगी? बच्चे आपको पता नहीं होगा, बट इस छोटे से डब्बे से कम 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पेपर में ऑलरेडी इसी ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो वो क्लैरिटी होना कि क्या मतलब है बॉन्ड एनर्जी का। क्या आप इतना समझ आ रहा है कि मैम अगर किसी का ग्राफ जितना ज्यादा नीचे होगा मतलब उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दो एटम्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाने के लिए। ये बात भी सबको पता है कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो एक एनर्जी के थ्रू जुड़े हुए हैं। जब आपको दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब वही दो एटम्स दूर से आपस में पास आके चिपकेंगे, जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पूरी चीज क्लियर हो गई है। आई होप द फर्स्ट टॉपिक रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद आया, ठीक है, लोगों ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि क्यों एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, सारी चीजें आने लग गई। फिर हमारे पास एक नया टॉपिक आया बच्चे, इसको बोलते हैं ल्यूइस ऑक्टेट रूल। ये वही रूल है जो आपने क्लास 7th 8th 9th से पढ़ना शुरू कर दिया था कि ल्यूइस ने बोला कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, अदरवाइज सभी एटम्स चाहते हैं कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में देयर शुड बी, वैलेंस शेल में देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड विल बी वेरी हैप्पी। अब होता क्या है, ये जो बेसिक रूल है ये आपने बचपन में पढ़ रखा है, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं 11th और 12th की केमिस्ट्री की, जहां पर हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का, इसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनाए, सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाए, I3 माइनस I2 प्लस का स्ट्रक्चर बनाए, I3 प्लस का स्ट्रक्चर बनाए, नाइट्रेट का नाइट्राइट का स्ट्रक्चर बनाए। उसके लिए आई एम टेलिंग यू सर्टेन रूल्स। आप रूल सीखोगे और आप सबसे पहले ल्यूइस ऑक्टेट रूल को फॉलो करके जो ल्यूइस स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं वो देखेंगे। बच्चे इसका सबसे पहला कंडीशन होता है कि जो हमारे फ्लोरो हो गया, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। जैसे O जो है, O अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा, बट अगर आपके पास O माइनस है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए, यानी कि O माइनस को सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। H क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो जितने भी हमारे एटम्स हैं जैसे F, Cl, Br, I,
O माइनस एंड H ये हमारे किसकी तरह बिहेव करेंगे? साइड एटम की तरह। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रक्चर यहां पर लिख रखा है NO2 माइनस, इसमें से नाइट्रोजन मेरा सेंट्रल एटम है और जो O माइनस है वो साइड एटम है। समझ आ रहा है? सो दीज ऑल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, O माइनस H विल बिहेव एज साइड एटम। सेकेंड पॉइंट बच्चे ध्यान से देखेंगे, मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, जैसे PO4 3 माइनस दे रखा है, ठीक है। आपके सिस्टम में कोई नेगेटिव चार्ज है और अगर आपके सिस्टम में ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को खा जाएगा। क्या बोला मैंने? मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल में नेगेटिव है तो वो किसको दे दोगे? ऑक्सीजन को। आपके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन भी है और नेगेटिव है तो ऑक्सीजन नेगेटिव को सबसे पहले खींचता है अपने और उसको खा जाता है। समझ आ गया? तीसरा रूल ये है कि मान लो आपके सिस्टम में कोई ऑक्सीजन नहीं है बट आपके सिस्टम में ऑक्सीजन है नहीं और पॉजिटिव चार्ज है या कोई और नेगेटिव चार्ज है, तो आप वो सारा का सारा चार्ज किसको दे दोगे? द चार्ज विल बी गिवन टू द सेंट्रल एटम। जिन बच्चों के ऊपर से गया टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज फ्यू मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, मान लो कोई कहे कि साक्षी आप ना हमको NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। मैंने कहा एक मिनट, पहला रूल ये कह रहा था कि क्या नेगेटिव है? मैंने कहा है। क्या ऑक्सीजन है तो क्या नेगेटिव ऑक्सीजन के पास चला जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव को खा जाएगा। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 बना दिया। अब क्योंकि एक ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब जो दूसरा ऑक्सीजन है वो चुपचाप से नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड दे दो एंड द स्ट्रक्चर इज एंटायरली कंप्लीट। चमक गया? सो यही स्ट्रक्चर मैंने NO2 माइनस का यहां पर बना रखा था, विच आई एम श्योर इज क्लियर टू एवरीवन। अगला स्ट्रक्चर है मैम फॉस्फेट का करके दिखाओ। चलो फॉस्फेट का करके दिखाते हैं। PO4 3 माइनस, पहले फॉस्फोरस सेंट्रल एटम पहचान लो, इसके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है? 5 बना दो। 1 2 3 4 5। क्या O नजर आ रहा है? यस। क्या नेगेटिव नजर आ रहा है? यस। तो नेगेटिव को कौन खाएगा? O। और कितने नेगेटिव हैं? 3। तो 3 O पे एक एक नेगेटिव लगा दो। 1 2 3। अब क्या ऑक्सीजन एक और चौथा बचा तो बस उस पर डबल बॉन्ड लगा दो, बन गया PO4 3 माइनस। ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिख रहे हो? ल्यूइस ने नहीं बताया था कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, उसको जैसे मर्जी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद देखो कोई कहे मैम जरा ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ। मैंने कहा इधर आओ। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव है, ऑक्सीजन है तो O माइनस को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, बन गया। बाकी बचे 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, बन गया सबका। आगे देखिए कोई कहे मैम ये 2 और बना दो, I3 प्लस और I3 माइनस, ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है तो इनको भी बनाना सीखें। इस I3 प्लस को आप पता कैसे लिखो? I2 प्लस, और इस I3 माइनस को लिखो I3 माइनस, I2 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं I2 माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आयोडीन ये हमारा सेंट्रल, एक आयोडीन को सेंट्रल एटम रख दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर भी आयोडीन को सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर पॉजिटिव है और जब भी पॉजिटिव होता है वो किसको मिलेगा? हमेशा सेंट्रल एटम को। अगर आयोडीन को पॉजिटिव मिल गया मतलब आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है। बचे कितने? 2 आयोडीन। लो बचे कितने? 2 आयोडीन। ये बन गया I3 प्लस का स्ट्रक्चर आ गया। अब यहां देखो क्या नेगेटिव है, क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। तो ये नेगेटिव किसको मिलेगा? अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो नेगेटिव किसको मिलेगा? आयोडीन को। तो आयोडीन को एक और इलेक्ट्रॉन दे दो और उस पर नेगेटिव लगा दो। बाकी आयोडीन्स कितने बचे? 2। ये लो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I2 माइनस विच इज I3 माइनस। कैसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में अभी सब सिखाऊंगी, बट अभी के लिए मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पर बना रखे हैं, ये सभी के सभी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देन दूसरा डब्बा भी हमारा कंप्लीट है। अब मैं आपको ना ल्यूइस की कुछ प्रॉब्लम्स बताती हूँ। ल्यूइस की कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि ल्यूइस ने कहा था केवल वही मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे जहां सेंट्रल एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, द ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड। बट हमने देखा यार कई कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर, आप ध्यान से देखना, PCl5 फॉस्फोरस के ऊपर 5 क्लोरीन लगे हुए हैं। हर क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 क्लोरीन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस। XeF6 एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, देयर विल बी 12 इलेक्ट्रॉन्स। SF6 अगेन देयर विल बी 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कैसे हो गया भाई? ल्यूइस के अकॉर्डिंग देयर शुड बी जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। यहां 10 हैं, यहां 12 हैं, यहां 12 हैं।
तो ऐसे केसेस जहां पर आपके सेंट्रल एटम ने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिया, यानी कि देयर आर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? दीज आर नोन एज हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? अब ल्यूइस ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स ऑब्जर्व करे जहां पर देयर वर नॉट इवन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल AlCl3, AlCl3 में there are just 6 electrons in the valence shell, BeCl2 में there are just 4 electrons in the valence shell which are less than 8 electrons। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोल देते हैं? हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। आपके पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 10-12 मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे, पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन है हाइपोवैलेंट, इनमें से कौन हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स है, तो पता होना चाहिए। अब देखो, मतलब अगर किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट वो भी एग्जिस्ट कर रहा था। उसकी स्टेबिलिटी को ल्यूइस नहीं पहचान पाए, तो उन्होंने कहा देखो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? दीज आर द कंपाउंड हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं ClO2, ClO3, NO, NO2। इनका भी स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ सो दैट कॉन्फिडेंस आए। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ClO2 का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन आया। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मजाक क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन बचा कैसे रह गया? और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ल्यूइस के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा देखो इन स्पीशीज को हम बोलते हैं स्पीशीज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मान लो एक मॉलिक्यूल है ClO3, Cl, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। हे भगवान, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा कैसे रहा? तो ऐसे स्पीशीज को ल्यूइस ने क्या बोला? दीज आर द स्पीशीज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्लियर हो गया? तीनों डब्बे अच्छे से क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास एक नया टॉपिक आया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो टॉपिक लिया है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ध्यान से देखिए बच्चे, जब भी मेरे पास एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा एटम है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इस एटम बी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एटम ए अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? इट गिव्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एटम बी। तो जब भी एक अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, ये जो बॉन्ड बनेगा बच्चे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, अगर आप अमोनिया देखें विच इज NH3, क्या नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? अगर आप BF3 को देखें, कैन यू सी दैट बोरॉन हैज जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन चाहता है कि काश कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स देके मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। तो अमोनिया कहता है कि मैं हूं ना, आई एम देयर, मैं आऊंगा, मैं अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तेरे को दे दूंगा। तो अमोनिया के नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दान में दे दिया। कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपके पेपर का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, वो कहता है आप O3 का स्ट्रक्चर बताएं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ O3। कितना बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। देखिए O3 का स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। हमने कहा मैम O2 तो होता ही है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O2 जो कि सभी बच्चों को आता है। अब ये ऑक्सीजन दूर से खड़े होके देख रहा है कि हे भगवान, मेरे पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, आई नीड टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन माय वैलेंस शेल, काश कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। ऑक्सीजन कहता है रुक, देख मेरे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो मैं तुझे दे दूंगा। एक ने दूसरे को दिया, ऐसा जो बॉन्ड बना, दिस इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओजोन का स्ट्रक्चर आपके पेपर में आता ही आता है, तो अच्छी चीज थी। आगे देखिए बच्चे, जब भी मेरे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, हम उसका एरो दिखाते हैं जिसने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए टुवर्ड्स वहां जिसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले। ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने का तरीका। बट अगर आप कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करके दिखाना चाहते हैं, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पे प्लस लगा दो, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पे क्या लगा देंगे? माइनस। फॉर एग्जाम्पल मैम, इसी को ही कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करके दिखाइए। देखिए NH3BF3, इलेक्ट्रॉन दिए किसने? अमोनिया ने, तो N पे प्लस और B पे माइनस। सो दिस इज हाउ वी राइट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आई होप ये भी सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। सो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इतना तो समझ आ गया है कि हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है, जो कि मुझे ये बताएगा कि मेरे एटम्स के बीच में बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, क्या एंगल पे होते हैं, ये सारी चीजें। ऐसे रातों रात तो डिस्कवरी हुई नहीं थी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े थे। तो सबसे पहले हमने ल्यूइस ऑक्टेट रूल पढ़ा, एक्सेप्शंस पढ़ी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, फिर धीरे धीरे इन चीजों को, these theories were not sufficient to explain all the molecules.
फिर एक नई थियोरी दी गई, उस नई थियोरी का नाम है बच्चे वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियोरी। एटलीस्ट आपको फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वीबीटी में पता ही नहीं है क्या है। तो बच्चे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करता है फॉर द पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। बॉन्ड बनाने के लिए जो वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो मैं क्रिस्प बात बताती हूँ, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बच्चे वो दो हिस्सों में हम स्टडी करते हैं, एक होता है ओवरलैप, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्या क्या चीजें हैं अभी हम समझते हैं। कह रहा है अभी हमने इतना तो पढ़ लिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो वो जो ओवरलैपिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक ओवरलैपिंग होती है जिसको बोलते हैं कोएक्सियल। कोएक्सियल, एक्सियल मतलब अलोंग वन एक्सिस। कोएक्सियल मतलब मेरा ये हाथ आके ऐसे धड़ाम टक्कर हुई है, इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरी ओवरलैपिंग होती है बच्चे कोलेटरल, ये हमारी एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग अगर हो रही है, दिस इज नोन एज कोलेटरल ओवरलैपिंग। मैम हमारे सिलेबस में, हमारे पेपर में क्या ओवरलैपिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं, ध्यान से देखें। अगर मेरी एक एस ऑर्बिटल दोनों आपस में अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड अलोंग द एक्सिस। अगर एक एस ऑर्बिटल और अगर एक पी ऑर्बिटल, लेट अस से कि ये हमारी पी जेड ऑर्बिटल है एंड जेड इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो Z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, PZ ऑर्बिटल ऐसी होगी, एक S ऑर्बिटल गोलू मोलू है, तो जब भी ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होती है, तो ओवरलैपिंग विल बी नोन एज सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए, मान लो ये हमारी PX और PX ऑर्बिटल है और ये मेरी Y एक्सिस है या ये मेरी Z एक्सिस है एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। साइडवेज ओवरलैपिंग में एक लोब एक से ओवरलैप हो रहा है, दूसरा लोब दूसरे से ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं टू लोब्स ओवरलैप। जो सिग्मा बॉन्ड बना था देखो बच्चे, वो वन लोब ओवरलैप था, एक लोब वन लोब ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड। वन लोब ओवरलैप इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। मगर ये जो दो लोब्स ओवरलैप हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। ये भी क्लियर है? अब ध्यान से देखो बच्चे, ओवरलैपिंग के लिए या तो आपके ऑर्बिटल्स ऐसे मिलने चाहिए या ऐसे मिलने चाहिए। ऐसे अगर तुम्हारे ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, देयर इज नो ओवरलैपिंग। फेज सेम होना चाहिए तब ओवरलैपिंग होगी। देखो फॉर एग्जांपल, एक पी ऑर्बिटल को तुमने ऐसे रख दिया, एक पी ऑर्बिटल को तुमने परपेंडिकुलर रख दिया, तो अब इसका कौन सा हिस्सा किसके हिस्से के साथ कंबाइन करेगा? मतलब यहां पर देयर इज नो ओवरलैपिंग। समझ आ गया? अब देखो, आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy डिवाइडेड dz x स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। तो मान लो मेरे पास ये दो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों डी ऑर्बिटल्स में क्या आपको नजर आ रहा है कि मैम यहां पर ऊपर के दो लोब्स नीचे के दो लोब्स ओवरलैप हो रहे हैं? और जब भी दो लोब्स ओवरलैप होंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा? द बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड। यानी कि मान लो मैंने इसमें दिखाया है कि dxy आर ओवरलैपिंग अलोंग x एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस है और dxy एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, दो लोब्स ऊपर वाले दो लोब्स नीचे वाले मिलेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। अगला केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ध्यान से इस केस को समझेंगे। ये देखो, मान लो ये मेरा dxy ऑर्बिटल है, ये भी मेरा dxy ऑर्बिटल है, मगर ये जो बीच की एक्सिस है, लेट अस से दिस इज z एक्सिस। दिस इज z एक्सिस, तो dxy विल बी परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, अनदर dxy विल बी परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी, क्या तुम बताओ तुमको समझ आया? ये पिंक वाला इस हरे वाले के साथ ओवरलैप करेगा, ये पिंक इस हरे के साथ ओवरलैप करेगा, ये पिंक इस हरे के साथ ओवरलैप करेगा, ये पिंक इस हरे के साथ ओवरलैप करेगा। क्या तुमको नजर आ रहा है कि चार लोब्स आपस में ओवरलैप कर रही है? जब भी चार लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगे, द बॉन्ड्स ऑफ फॉर्म्ड विल बी डेल्टा बॉन्ड। चमक गया? सिंगल लोब ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, टू लोब्स ओवरलैप पाई बॉन्ड, चार लोब्स ओवरलैप विल बी नोन एज डेल्टा बॉन्ड। तो ये एक छोटी सी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि कब कौन सी ओवरलैपिंग से सिग्मा, पाई, डेल्टा या फिर नो बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ये बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। बेस्ड अपॉन विच एग्जाम यू आर राइटिंग, अगर आप जेईई मेन का एग्जाम लिखेंगे तो आपके पास ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन वाले बहुत सवाल आते हैं। सिमिलरली अगर आप नीट का एग्जाम लिखते हैं, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो ये पूछता है कि बताओ हमारे पास एक मॉलिक्यूलर एक कंपाउंड है XeF6, बताओ इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। अब आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, आपको नहीं पता कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होते हैं। इतना तो आइडिया है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच बचा हुआ है उसको क्या कहते हैं? लोन पेयर। अब एक क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल कहेगा XeF6 में बताओ कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं। ध्यान से देखना,
हम हमेशा क्या करेंगे, सेंट्रल एटम लिखेंगे, उसके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप ये देखिए कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके, 6। अगर मेरे से लोन पेयर का सवाल पूछा जाता है तो आप ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। कई बार क्वेश्चन वाला बोलता है कि हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जिनॉन पे कितने लोन पेयर है, आंसर आएगा 1। मगर अगर उसने पूछा हाउ मेनी टोटल लोन पेयर्स आर देयर, तो इसमें गलती नहीं करनी है। क्या आपको नजर आ रहा है कि मैम हर फ्लोरीन पे भी तो 3 लोन पेयर हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 15 और फिर 18 और 1 19। तो टोटल लोन पेयर कितने हैं, 19। गलती नहीं करनी। जब भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैलकुलेशन का सवाल आएगा, सबसे पहले आपका एक ही कर्तव्य है, वी विल ड्रॉ द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। आपने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर एक बार बना लेना है, उसके बाद आप पढ़ेंगे कि अगर वो लोन पेयर पूछ रहा है, क्या वो सेंट्रल एटम पे पूछ रहा है या टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछ रहा है। एक आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यही जो मैंने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, ओजोन में कहता है बताओ हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर। तो ध्यान से देखना, अगर पूछे हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, तो बच्चा पता है क्या गलती करता है, ध्यान से देखो। बच्चा कहता है मैम ये देखो 1, कौन से कलर से बनाऊं, इससे बना देती हूँ। कहता है मैम देखो 1, मैम 2, मैम 3 4 5 6 और एक ये 7। अरे भैया ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो लोन पेयर था, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो या तो इसको बॉन्ड मानो या फिर लोन पेयर मानो, दोनों नहीं मान सकते हैं। और अगर मैं इसको बॉन्ड मान चुकी हूं, तो क्या मैं अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना जानती हूं, जानती हूं। अब करके देखो, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मेरे से पूछे हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन द केस ऑफ ओजोन, आंसर आएगा 6। ये गलती नहीं करना, ये बहुत ही कॉमन चीज है जो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, बट अब आप नहीं करोगे। आई थिंक ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है। डन है, ये भी सारी चीजें क्लियर है। आगे देखिए, अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाती हूँ। देखो बच्चे, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो पहली बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा है, मे बी दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, बिकॉज मैं ये मान कर चल रही हूँ कि बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है और आज वो केमिकल बॉन्डिंग को क्विकली रिवाइज कर रहा है। मतलब अब आप चाहते हो कि मैम यार मेरे जब टीचर ने केमिकल बॉन्डिंग कराई थी तो पता है मैम हमारे 100 पन्ने भर गए थे, अब हमारी इतनी मेहनत नहीं हो पाती कि मैं 100 पन्नों को रिवाइज करूं। तो आपको वो रिवीजन अगर करनी है, आप सीधा इस वीडियो पे आओ, देखो, नोट साथ साथ बनाओ, बात खत्म, तुम्हारी 1 घंटे में पूरी रिवीजन हो जाएगी। बट अगर तुम पहली बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, तुमको नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, तो जेई ब्रीफ की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रही हूं, उस वीडियो को फॉलो करो। वहां मैंने बिल्कुल डिटेल में, बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक आपको केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल में पढ़ा रखा है। बट हाँ, रिवीजन करनी है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग, तो ध्यान से करें बच्चे। हाइब्रिडाइजेशन अगला टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि मैम मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है BeCl2, तो हमने ये देखा कि BeCl2 में बेरिलियम और क्लोरीन के जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं वो डिट्टो सेम होते हैं। अब हाउ इज इट पॉसिबल कि बेरिलियम अपने दोनों बॉन्ड्स डिट्टो सेम बना रहा है? उसके लिए बेरिलियम क्या करता है, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी। मतलब मान लो बोरॉन ने अपने 2s और 2p को मिक्स कर दिया, बेरिलियम ने 2s और 2p को मिक्स कर दिया, तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कीवर्ड क्या है? इट इज द what it is the jumbling of all the energy, it is intermixing of atomic orbitals so that redistribution of energy takes place। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दिस इज द शॉर्टकट जिससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बच्चे मान लो एक होता है हमारे पास टॉपिक कि स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर का मतलब होता है कि आपके मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं प्लस कितने लोन पेयर बन रहे हैं। सबसे पहले ये नहीं कि हम देखो बुक्स में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दे रखा होता है तो उसको VBT, VSEPR और ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से कोरिलेट नहीं करते, हम इसी ऑर्डर में चलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मुझे आके ये बोलता है कि मैम आप मुझे ये बताओ कि ना BF3 के अंदर या फिर ClO4- के अंदर व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हमारा स्टेप नंबर 1 यही है कि मैं तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी। बना लिया मैंने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ClO4- का बनाओ, O- डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। सबसे पहले आप ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे।
ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप निकालेंगे स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर क्या बला है? स्टेरिक नंबर कुछ नहीं है, आपके सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बना रखे हैं उसी को स्टेरिक नंबर बोलते हैं। लाइक यहां पर बोरॉन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 3, लोन पेयर कितने? 0, तो टोटल नंबर कितना? 3। अगर किसी भी चीज का स्टेरिक नंबर आ गया, अब मैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगी। फॉर एग्जांपल यहां देखिए ClO4 माइनस में अगर आप ध्यान से देखें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4, लोन पेयर कितने हैं? 0, तो टोटल नंबर 4। स्टेरिक नंबर मुझे पता चल जाना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आपका स्टेरिक नंबर आ रहा है 2, इफ द स्टेरिक नंबर इज 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ये सभी बच्चों को आता है, मॉलिक मतलब सेंट्रल एटम इन द सेंटर, और जो बॉन्ड है वो कितने एंगल पे होगा? 180 डिग्री पे, और जो बॉन्ड एंगल है दो बॉन्ड के बीच का एंगल दैट इज बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। शेप क्या हो गई? लीनियर शेप, मतलब जब फोटो खींचोगे तो क्या नजर आएगा? लीनियर। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे, तीनों के बीच के बॉन्ड एंगल को कितना बोलेंगे? 120 डिग्री। और जो शेप है जब फोटो खींचूंगी तो एक ऐसे प्लेन नजर आ रहा है, ट्राइंगुलर प्लेन, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। मान लो मैम हमारा स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट्स, और जो शेप है वो कुछ ऐसे आएगी विच इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के सारे ही बॉन्ड एंगल सेम होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री, ठीक है। मैम अगर हमारा स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे sp3d। sp3d में क्या होता है? अभी मैं सारी हाइब्रिडाइजेशन को भी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी जितनी हमारी सिलेबस में है, बट पहले सीखते जाएं। अगर मेरे को 5 बॉन्ड्स बनाने हैं तो मैं 3 बॉन्ड्स बनाऊंगी इन द प्लेन ऑफ पेपर, 2 बॉन्ड बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, एक ट्राइंगल है और 2 पिरामिड हैं, सो द शेप इज TBP यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर मैम हमारा स्टेरिक नंबर 6 है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। sp3d2 का मतलब 4 बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, एक ऊपर एक नीचे, दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। इसको बहुत सारी बुक्स में स्क्वायर बाय पिरामिडल भी लिख कर देते हैं, दिस इज अ स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आगे मैम अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्टेरिक नंबर 7 है तो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, और sp3d3 में क्या होता है? यहाँ पे नजर आ रहा है, थोड़ी देर हो जाती हूँ। sp3d में क्या 3d में क्या हो जाता है? आपके पास देखो 5 बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर हैं, इट इज अ पेंटागन, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, इसको बोलते हैं पेंटागनल बाय पिरामिडल। आई होप यहां तक भी सभी को अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है। अब 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, उन 2-3 वैरायटीज को मैं एक एक करके डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले वो बोलेगा कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो दिखती कैसे है? बच्चे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s मिलता है और 3 p मिलेंगे, तीनों p कौन से होंगे? px py pz, और जब तीनों px py pz मिलेंगे एक s मिलेगा, तो जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 है। जो शेप आएगी बच्चे वो टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। देखो ये जो बॉन्ड बनेगा sp3 वाला, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? 25%, और परसेंटेज p कैरेक्टर कितना हो जाएगा बच्चे? 75%, क्योंकि एक s मान लो 100% s है, वो 4 में डिवाइड हो गया, 4 ऑर्बिटल में डिवाइड हो गया, तो हर बॉन्ड में परसेंटेज s 25, परसेंटेज p कितना? 75%। इंपॉर्टेंट, अगर मैम वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, नाउ दिस इज मोस्ट रिपीटेड PYQ, ध्यान से करेंगे। वो कहता है कि मान लो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, तो बताओ विच d ऑर्बिटल इज यूज्ड, तो हम स्मार्टली खेलते हैं, हम कहते हैं मैम sp3d ऐसे ही नहीं बनता, sp3d बनता है sp2 और pd से। sp2 में क्या होता है? एक s और कोई भी 2 p जो इन द प्लेन ऑफ पेपर हैं वो मिलते हैं, तो एक s px और py मिले, और जब s px और py मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp2। और sp2 मतलब क्या आपको नजर आ रहा है कि मैम एक ट्राइंगुलर प्लेन बन गया। अब ये जो P है दिस इज PZ इज अलोंग द Z एक्सिस, तो मुझे D भी वही चाहिए विच इज अलोंग द Z एक्सिस, तो मैंने कौन सी D ऑर्बिटल यूज करी? dz²। ये PZ और dz² मिलेंगे और एक ऊपर हमारे लंबे से 2 बॉन्ड्स बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, दिख रहा है? 2 बॉन्ड्स बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाला बॉन्ड बना इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ऊपर वाले बॉन्ड्स को बोलते हैं एक्सियल, और जो ये प्लेन ऑफ पेपर में जो बॉन्ड्स हैं इनको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये P और D की वजह से बना, यहां पर कोई S कैरेक्टर है नहीं, सो द परसेंटेज S कैरेक्टर इन द एक्सियल बॉन्ड इज 0।
एक और चीज बता देती हूँ बच्चे, आपके ऑर्बिटल में जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, एस एक्चुअली आपका गोलू मोलू होता है, छोटे साइज का होता है, क्लोज टू न्यूक्लियस होता है और गोलू मोलू होता है। अगर जो ऊपर और नीचे दो बॉन्ड्स बन रहे हैं जिनको हम एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं, उनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर है ही नहीं, दोस बॉन्ड्स आर नोन एज एसलेस बॉन्ड्स। और क्योंकि उनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं है, वो बॉन्ड लंबे हैं, वो बॉन्ड लंबे हैं, वो बॉन्ड वीक है। जबकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है बच्चे, इनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर है 33.33%, और जिनके अंदर भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो बॉन्ड छोटे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। चमक गया? सो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। 3 इक्वेटोरियल होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं, दोनों एक्सियल लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल छोटे होते हैं। आगे, नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट केस, द हाइब्रिडाइजेशन इज नेम्ड एज sp3d2। ये जो आपकी sp3d2 होती है, कई बच्चों को ऐसे लगता है कि मैम जैसे यहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है, सेम वैसे ही यहां पर भी एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। sp3d2 से बनने वाले 6 के 6 बॉन्ड्स सिमेट्रिकल होते हैं। दोबारा मेरी बात को सुन लें, sp3d में 2 बॉन्ड्स मतलब लंबे होते हैं, 3 बॉन्ड्स छोटे होते हैं, जबकि sp3d2 में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ऑल द 6 बॉन्ड्स आर सेम। बट क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी 2 डी ऑर्बिटल यूज होती है। ध्यान से देखें, जब भी आपको प्लेन में कुछ लेना है तो आप एक्स वाई को प्रेफर करेंगे, जब भी अलोंग द एक्सिस लेना है, अलोंग द एक्सिस, तो या तो आप डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को प्रेफर करेंगे। सामने देखें, एक एस लेना है, यस, 3 पी लेने हैं, मतलब आई विल टेक पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब मुझे कोई 2 डी लेने हैं एंड आई एम कंफ्यूज कि कौन से 2 डी लू। मैंने कहा मैम जो हमारी ओवरलैपिंग हो रही है, जो शेप बन रही है, वो एक स्क्वायर आएगा और 2 पिरामिड हैं। स्क्वायर भी अलोंग द एक्सिस आएगा और पिरामिड भी अलोंग द एक्सिस ही आएगा, तो मेरे को वही डी ऑर्बिटल्स चाहिए विच आर अलोंग द एक्सिस। तो मैं कौन सी 2 डी ऑर्बिटल्स चूज करूंगी? आई विल बी यूजिंग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। मगर कोई कहे मैम क्या ये दोनों एक्सियल और ये 4 इक्वेटोरियल है? नहीं, मेरी नजर से देखो, मुझे ये 4 इक्वेटोरियल और ये 2 एक्सियल लगेगा, किसी और की नजर से देखो, उसको ये 2 इक्वेटोरियल मतलब ये 4 इक्वेटोरियल और ये 2 एक्सियल लगेगा। तो ऐसा नहीं है। स्क्वायर बाय पिरामिडल में 6 के 6 बॉन्ड्स, ये सारे के सारे आपके जो 6 के 6 बॉन्ड्स हैं, ये टोटली सिमेट्रिकल हैं। देयर इज नथिंग नोन एज एक्सियल, नथिंग नोन एज इक्वेटोरियल। ये बात भी आई एम श्योर सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब मेरे पहले पन्ने में 2 टॉपिक्स रह गए हैं, दोनों टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चे 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपको कई बार पूछता है कि शेप बताओ, कई बार आपको पूछता है कि ज्योमेट्री बताओ। ध्यान से करेंगे, जब भी मेरे से कोई ये पूछता है कि किसी मॉलिक्यूल की शेप बताओ, तो आप शेप बताते हुए सिर्फ फोटो खींचेंगे, और फोटो खींचते हुए आपके लोन पेयर नजर नहीं आएंगे, आपको केवल बॉन्ड पेयर्स को ही कैलकुलेट करना है। कोई मुझे पूछे कि नहीं 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 मुझे तो अमोनिया का ना ज्योमेट्री बताओ, तो ज्योमेट्री बताते हुए बच्चे आपको दोनों बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर को कंसीडर करना है। मैम ऊपर से गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अमोनिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि अमोनिया का शेप बताओ, मैंने कहा फोटो खींचो। जब तुमने फोटो खींची है तो लोन पेयर भूत की तरह बिहेव करेगा, ये नजर नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ एक पिरामिड बनता हुआ नजर आ रहा है, तो शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल। और अगर कोई पूछे कि नहीं जी ज्योमेट्री बताओ, तो ज्योमेट्री बताने के लिए मेरे को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सब देखने हैं। सब देखोगे तो शेप मतलब आपका जो ज्योमेट्री दिखेगी वो क्या दिखेगी? टेट्राहेड्रल। चमक गया? अभी इसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करा रही हूं, बट ये आपको याद जरूर रखना है। एक और बच्चे हमारा छोटा सा रूल है, और इस रूल को हम बोलते हैं बेंड्स रूल। इंपॉर्टेंट है बच्चे। बेंड्स रूल ये कहता है कि आपका लोन पेयर हमेशा उस ऑर्बिटल में जाना चाहेगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, लोन पेयर हमेशा उस ऑर्बिटल में जाना चाहेगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। एंड अगर आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये वहां जाना चाहेंगे जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। बेंड्स रूल क्या कहता है? लोन पेयर वहां जाएगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाएगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। अब देखो, अब आपको आने वाले हैं मजे, बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ वट एवर आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस लास्ट हाफ एन आवर। आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछेगा कि आपके पास अमोनिया है, SF4 है, SF6 है, ClF3 है, BrF3 है, BrF5 है, ब्ला 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 10-12 मॉलिक्यूल्स दे देगा। उनमें से पूछेगा बताओ लीनियर कौन है, बताओ टेट्राहेड्रल कौन है, बताओ प्लेनर कौन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम VSEPR अलग पढ़ेंगे, VBT अलग पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन अलग पढ़ेंगे। हमने सब कुछ पढ़ रखा है। अब हम सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करके आंसर देंगे,
और उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए एक छोटी सी डॉट हमारी छूटनी नहीं चाहिए, विच इज अ वेरी बड़ी चीज एक्चुअली। इसको बोलते हैं VSEPR। फटाफट से सारे बच्चे एक बार लिखेंगे अपने नोट्स में, VSEPR का फुल फॉर्म क्या होता है, जिनको नहीं आता वो भी लिखेंगे। इट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वो ये कहता है कि जब भी हमारा एक मॉलिक्यूल बनेगा, जब भी एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब वो रिपेल ऐसे करते हैं कि दे ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर। और VSEPR ये कहता है कि दो लोन पेयरों के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कम होती है, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बिल्कुल ही मिनिमम होती है। ठीक है, बस ये पॉइंट आपने याद रखना है, बेंड्स रूल याद रखना है। अब मैं आपको सारे के सारे एग्जांपल्स कराऊंगी, और देखो जिस बच्चे ने ये जितने भी मैं एग्जांपल्स यहां पर करा रही हूं ना, इसको ढंग से फॉलो कर लिया, आई एम टेलिंग यू, आई कैन मेक अ प्रॉमिस कि ऐसे ही एग्जांपल्स पेपर में आते हैं। बस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे कि दीदी हमें तो ना CH4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। मैंने कहा इधर आओ, पहले कार्बन बनाओ, कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड बनाओ। तो टोटल कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए? 4। लोन पेयर कितने हैं? कार्बन के लोन पेयर कितने हैं? कार्बन के लोन पेयर हैं 0। तो टोटल नंबर कितना आ गया? 4। और अगर स्टेरिक नंबर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3। sp3 का मतलब शेप क्या? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्या केस हो गया? आगे देखो, कोई कहे नहीं 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 हमें तो अमोनिया बना के दिखाओ। मैंने कहा अमोनिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या आपको 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? लोन पेयर कितने नजर आ रहे हैं? 1। तो टोटल नंबर 4। टोटल नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। ध्यान से सुनना। कोई पूछे शेप बताओ, मैंने कहा फोटो खींचो। फोटो खींचते लोन पेयर नहीं आएगा, तो शेप क्या हो गई हमारी? पिरामिडल। कोई कहे ज्योमेट्री बताओ, मैंने कहा ज्योमेट्री में लोन पेयर हो बॉन्ड पेयर हो सब आएंगे, तो ज्योमेट्री क्या हो गई आपकी? टेट्राहेड्रल। समझ गए? वाटर, अगला केस देखो, वाटर। मैंने कहा मैम पहले तो बच्चे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कर लो, जिनको नहीं आता जेई ब्रीफ की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां मैंने 20-25 मॉलिक्यूल्स की आपको क्या कहते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिखाए हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लो। अब देखो, पानी के ऑक्सीजन के 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, टोटल नंबर 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 मींस अगर कोई शेप पूछे तो मुझे बस ये नजर आ रहा है, दिस इज V शेप। कोई ज्योमेट्री पूछे तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। समझ गए? आगे देखें, अगला मॉलिक्यूल है बच्चे हमारा PCl5। फॉस्फोरस को सेंटर में रखो, 5 क्लोरीन लगाने हैं। तो जब भी टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 आएंगे, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन 5 का मतलब sp3d। डी, एक ट्राइंगल है, एक पिरामिड ऊपर नीचे, क्या मैं इसको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोल सकती हूँ? बाय का मतलब है 2, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। ओके, आगे देखो, अगला है बच्चे मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली। एक है SF4, ध्यान से देखते जाएं, एक है SF4, एक है ClF3। मैंने कहा सल्फर 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन लगा दो। क्या आपको 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? क्या आपको एक लोन पेयर नजर आ रहा है? टोटल नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। सही है? अब sp3d ऐसा दिखना चाहिए, मगर अब मैं यूज करूंगी यहां पर बेंड्स रूल। बेंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपको एक लोन पेयर को रखना है, एक लोन पेयर को रखना है, आप लोन पेयर को वहां रखो जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो मैंने कहा लेट्स कीप लोन पेयर हियर, लेट्स कीप लोन पेयर हियर। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड में जो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो कितना होता है? 33.33%। फोटो खींचो, जब आप फोटो खींचो कुछ ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि मान लो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में गए हो, जो कि तुम नहीं गए हो। मान लो तुम यहाँ बैठे हो, वो यहाँ बैठी है। क्या तुम्हें ये सी सॉ शेप नजर आ रहा है? बच्चे पार्क में होते हैं ना, सी सॉ झूला झूलते हैं, वही सी सॉ नजर आ रहा है। तो इसका शेप क्या है? सी सॉ। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री विल अगेन बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। चमक गया? आगे ClF3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन चिपका दो, कहीं पे भी चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, टोटल नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन। क्या तुमको sp3d नजर आ रही है? बिल्कुल। तो शक्ल ऐसी होनी चाहिए। अब मुझे 2 लोन पेयर्स रखने हैं बच्चे, ये तीनों के तीनों पोजीशंस एक ही हैं, किन्हीं भी 2 जगह पे रख दो, बट हमारी नजरों को ऐसे देखना बड़ा पसंद है। एक लोन पेयर यहां रख दो, एक लोन पेयर यहां लिखो। फोटो खींचोगे, जब तुम फोटो खींचोगे तो क्या लोन पेयर नजर आएंगे? नहीं। क्या तुमको एक टी शेप नजर आ रही है? सो द शेप इज टी शेप्ड। चमक गया सबको? चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट से कर लो। क्वेश्चन है BrF5। तो मैंने कहा मैम Br इन द सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 फ्लोरीन लगा दो, 1 2 3 4 5, तो एक लोन पेयर। तो 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, टोटल नंबर 6। टोटल नंबर 6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब वैसे sp3d2 ऐसे होना चाहिए ना मैम, इसके कौन से पे रखेंगे? एक्सियल इक्वेटोरियल, किसी पे भी रख दो, सारे सेम हैं।
किसी पे भी रख दो। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। मगर अगर कोई पूछे कि नहीं मैम व्हाट इज द शेप, फोटो खींचो, जैसे ही फोटो खींचोगे क्या लोन पेयर नजर आएगा? नहीं। तो जो शेप नजर आएगी दैट इज अ स्क्वायर एंड अ पिरामिड, सो शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। चमक गया? तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। और ऐसे ही तरीके के क्वेश्चंस हद वो ये पूछेगा, बताओ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड्स 90 डिग्री के एंगल पे हैं, कितने बॉन्ड्स 180 डिग्री के एंगल पे हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस अब आप कर लोगे इफ यू हैव एन आइडिया कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है बच्चे, ये बहुत सारे आप अपना देख लो, मतलब ये जो टॉपिक है वो जेई मेंस में है, ये टॉपिक जो है वो नीट में भी आता है, बट दिस टॉपिक इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को केवल एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं, सो दिस टॉपिक इज नॉट देयर। हाइब्रिडाइजेशन इन द सॉलिड स्टेट, इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, तो ये टॉपिक आपका आता है, जैसे जेई में आता है, नीट में आता है, बिटसैट में भी आता है। तो आप देख लो कि अगर आपके रिस्पेक्टिव पेपर में ये आ रहा है आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप, बट मेरे हिसाब से दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डन। बच्चे टॉपिक का नाम है वी आर गोइंग टू स्टडी द हाइब्रिडाइजेशन इन द सॉलिड स्टेट, कि अगर एक मॉलिक्यूल है वो सॉलिड स्टेट में उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो जैसे एक मॉलिक्यूल है PF5, गैसियस स्टेट में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस, इनको एक दूसरे से चिड़ मच रही है, इनको जगह नहीं मिल रही है। तो आराम से जब PF5 गैसियस स्टेट में होता है, फास्फोरस इन द सेंटर 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड 5 बने, लोन पेयर 0 बना, स्टेरिक नंबर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। आप इसी PF5 को उठा करके सॉलिड या लिक्विड स्टेट में लेकर गए, अभी भी PF5 को उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस फील नहीं होती। PF5 की हाइब्रिडाइजेशन अगेन इज sp3d। अभी PF5 की हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं आया, बट आप PF5 की जगह एक बार PCl5 लें। PCl5 को जब आपने गैसियस स्टेट में लिया, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। बट जैसे ही आप PCl5 को सॉलिड स्टेट में लेंगे, अब आपने 2 3 4 5 PCl5 को एक साथ साथ रख दिया, उनको एक दूसरे से बड़ी रिपल्शन फील होगी क्योंकि जगह कम है, मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े तुमने घुसा दिए। तो PCl5 क्या करेगा, PCl5 अपना एक Cl- को खो देगा, खुद किस में कन्वर्ट हो गया, PCl4 प्लस में, और जो Cl- निकला था वो दूसरे PCl5 के पास चला गया, क्या बन गया, PCl6-। तो जो गैसियस PCl5 आपको PCl5 की तरह नजर आता था, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ करती थी, अब सॉलिड स्टेट में नाउ इट एग्जिस्ट एज PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6-। तो जब sp3d से एक बॉन्ड को तोड़ा तो कहना इसे हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3, और एक बॉन्ड को जोड़ा तो हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3d2। आपको बस ये पता करना है कि PCl5 सॉलिड, मतलब PCl5 सॉलिड स्टेट में दिखता कैसे है। जैसे ही आपको पता चल गया इट एग्जिस्ट एज PCl4 पॉजिटिव PCl6-, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बाएं हाथ का खेल है। अब मैम क्या PBr5 भी ऐसे ही होता है? बच्चे होता ऐसे ही है, बट 100% सेम नहीं होता। PBr5 जब जुड़ता है ना, मतलब जब सॉलिड स्टेट में जुड़ता है तो उसको बड़ी घुटन फील होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस फील होती है, उसका एक Br- निकल जाता है, वो क्या बना लेगा, PBr4 पॉजिटिव। अब ये जो Br- निकला, इसको जाना कहां चाहिए था, किसी और PBr5 के पास, मगर एक फॉस्फोरस अपने पे 5 ब्रोमीन भी बड़ी मुश्किल से रख रहा है, तो ये जो छठा ब्रोमीन वहां जाने का हाथ जोड़ देगा, मैं नहीं जाऊंगा। सो ये जो PBr5 सॉलिड था वो सॉलिड स्टेट में पड़ता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, इट जस्ट एग्जिस्ट एज PBr5 पॉजिटिव एंड Br-। बच्चे एक मैं थोड़ा सा माफी मांगना चाहूंगी, कई बार क्या होता है ना, जब हम बहुत स्पीड में पढ़ा रहे होते हैं, बिकॉज इट्स अ रिविजन क्लास, मेरा सोल पर्पस ये नहीं है कि मैं धीमे धीमे एक एक चीज को आराम से बोलूं, तो कई बार क्या होता है कि हम फंबल कर जाते हैं, है ना, बोलते बोलते वर्ड स्लिप हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा माइंड मत किया करो, कोर पे फोकस करो, ठीक है, जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, जो मैं समझाना चाह रही हूँ उस पे फोकस करो। एक आधी बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, फंबल कर देती हूँ, तो इग्नोर दैट, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो जब आप नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट बहुत ज्यादा बोलते हो तो वो फंबल हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। बाकी कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा, फंबल वंबल पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, ठीक है। तो PBr5 गैसियस स्टेट में अगर होता तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d, मगर अब सॉलिड स्टेट में आएगा तो एक बॉन्ड टूट गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, sp3। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। अब एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ, तुम्हें प्यार हो जाएगा, ध्यान से देखना, इतनी प्यारी ट्रिक है, और ये ट्रिक आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। मान लो कोई मुझे बोले N2O3, N2O4, Cl2O6 ऐसे बड़े सारे मॉलिक्यूल्स दे दिए और पूछा बताओ ये सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं।
मैंने कहा इधर आओ, एक ट्रिक बताती हूँ तुमको। नाइट्रोजन कितने हैं बच्चे यहाँ पर? 2। तो नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में लिख लो। लिख लिया? नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में लिख लिया। अब ऑक्सीजन थे कितने बच्चे? 3। 3 का आधा कितना होता है? 1.5। तो अगर मैं NO1.5 NO1.5 बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना। तो एक नाइट्रोजन को 1.5 से कम दे देना, मतलब 1.5 मतलब 1.5। तो एक नाइट्रोजन को 1 ऑक्सीजन दे दो, एक को 1.5 से ज्यादा दे दो, एक को 2 ऑक्सीजन दे दो, तो क्या बन गया? NO पॉजिटिव NO2 माइनस। समझ आया? देखो दोबारा समझाती हूँ। मेरे पास नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो पहले यहाँ पे 2 लिख लो। मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो दोनों को अगर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो क्या आएगा? NO2 NO2। बट सॉलिड स्टेट में चार्ज होना अच्छी बात होती है, तभी तो केटाइन एनाइन में इंटरेक्शन होगा। तो मैंने कहा 2 आधे आधे डिवाइड करने थे। अब एक को 2 से कम दे दो, एक को 2 से ज्यादा दे दो। तो एक को 1 दे दो, एक को 3 दे दो। तो क्या बन गया? NO पॉजिटिव और NO3 माइनस। अब लास्ट वाला तुम खुद से करोगे, क्या है? Cl2O6। मैं आगे आ जाती हूँ, छुप गई हूँ मैं। Cl2O6 कैसे करोगे? मैम 2 Cl है तो पहले Cl लिख लो। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं मैम? 6। 6 का आधा कितना? 3। तो ClO3 बट ClO3 में चार्ज नहीं आएगा ना, तो एक को 3 से कम दे दो, एक को 3 से ज्यादा दे दो। क्या डिवीजन हो गई कि मैम ClO2 पॉजिटिव ClO4 माइनस आ रहा है। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है। यू विल बी एबल टू टेल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट एज वेल। डन है, ये भी आई एम श्योर अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ एक छोटा सा हिडन टॉपिक होता है बच्चे, इस हिडन टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। डाइपोल मतलब अगर मान लो एक हमारे पास मॉलिक्यूल है AA, दोनों A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हमने पीरियोडिक में पढ़ा था। यहां पर देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। पोलर मतलब चार्ज सेपरेशन, यहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। बट मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AB, जिसमें से A कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो A पे डेल्टा पॉजिटिव, B पे डेल्टा माइनस। तो जब भी आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस q, एक डाइपोल, डाई मतलब 2, पोल मतलब पोलैरिटी, तो एक डाइपोल जनरेट हो चुका है जिसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू इज इक्वल टू q इंटू डी। बच्चे ये जो डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। और अगर डायरेक्शन की बात करूं तो देखो H पे डेल्टा प्लस है, Cl में डेल्टा माइनस है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टा कन्वेंशन होता है। केमिस्ट्री में हम मानते हैं डाइपोल इज फ्रॉम P टू E, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिजिक्स में मेरे ख्याल से आप उल्टा मानते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट केमिस्ट्री में डाइपोल इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो जिस पे डेल्टा प्लस है वहां से लेके जिस पे डेल्टा माइनस है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप इसकी वेक्टर एडिशन भी करते हैं। और एक आपको पता होना चाहिए 1 डिवाइड, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, इस 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। कूलम इज द चार्ज फॉर कूलम इज द यूनिट फॉर चार्ज, एंड जो डिस्टेंस है उसका यूनिट हमने लिखा है मीटर्स में। यहां तक भी ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल BF3, ध्यान से सुनना, 2 चीजें बोलूंगी, बहुत अच्छे से क्लैरिटी से सुनेंगे बच्चे। BF के अंदर जो बॉन्ड है वो पोलर है। इज इट अ पोलर बॉन्ड? यस, बिकॉज B और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, और जहां पर भी किसी भी बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है द बॉन्ड इज पोलर। बट B पे पॉजिटिव, F पे माइनस, डाइपोल इधर इधर इधर। अब इन दोनों डाइपोल्स को आप ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, वो इधर आएगा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट आता है वो आपका 0 आएगा। अगर आपके मॉलिक्यूल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 आ गया, यानी कि द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, उसके अंदर कोई पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन नहीं है। मगर अगर आपके मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब द मॉलिक्यूल इज पोलर। यहां तक ठीक है? अच्छा मैम, डाइपोल मोमेंट में कैसे सवाल आते हैं? डाइपोल मोमेंट में जनरली इस तरीके के सवाल आते हैं जो यहां पर मैंने मेंशन करे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आएगा HF, HCl, HBr और HI में, वो पूछेगा बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा। मैंने कहा मैम सोचो जरा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब देखना H पे डेल्टा प्लस और F पे डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं चार्ज को देखूं तो HF जीतना चाहिए, बट मुझे यह भी पता है कि अगर मैम 2 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, तो अगर डिस्टेंस को देखूं तो HI जीतना चाहिए, है ना। बट याद रखिए डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस करते वक्त चार्ज विल ऑलवेज बी द डोमिनेटिंग फैक्टर। क्या है, क्या बोला मैंने? डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस करते वक्त चार्ज विल ऑलवेज बी अ डोमिनेटिंग फैक्टर। तो क्योंकि यहां चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा। पहला क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे, H2O, H2S, H2SE, H2TE। अगेन
मैम नीचे जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए, बट नीचे जा रहे हैं, चार्ज सेपरेशन घटेगा, बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मोस्ट। तो हमेशा चार्ज के बदौलत जितवाएंगे, तो वाटर का डाइपोल मोमेंट H2S से H2SE H2T सबसे ज्यादा है। नाउ बच्चे प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज योर रिपीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको छोड़ के भी नहीं जाना, गलती से भी छोड़ के नहीं जाना। हमारे पास कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स हैं। एक टाइम पे कार्बन चारों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक टाइम पे कार्बन के 4 हाइड्रोजन में से हमने एक हाइड्रोजन रखा और 3 Cl, मतलब हमने ऐसे कर दिया, CCl4 है, CHCl3 है, CH2Cl2 है और CH3Cl है, ठीक है। तो आपको पता है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, DCM, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और अब मेरे से पूछा जाता है कि आप बताइए कि डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है, विच हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। समझे, मेरी बात को ध्यान से सुने बच्चे। अगर मैंने CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जब सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, 0। सेम अगर मेरे पास CCl4 है, दिस इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। यहां तक ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां से स्टार्ट करती हूं बच्चे। मेरे पास है एक CH, Cl Cl Cl, एक CH, एक और H, मतलब एक बार कार्बन पे चारों H है, एक बार कार्बन पे एक Cl है, एक बार कार्बन पे 2 Cl है, एक बार कार्बन पे 3 Cl है, एक बार कार्बन पे 4 Cl है। जैसे ही आप कार्बन पे क्लोरीन्स बढ़ाते जा रहे हो बच्चे, CCl और CCl के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, एंगल खुलेगा, थीटा बढ़ेगा। और अगर आपको फिजिक्स आती है तो आपने फिजिक्स में सुन रखा है, लेटस से 2 डाइपोल्स है, एक μ1 एक μ2, अगर इन दोनों को मुझे वेक्टर एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन्स बढ़ते हैं, थीटा बढ़ेगा, cos थीटा घटेगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट घटेगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, आपको नजर आ रहा है, मैं यहां लिख देती हूं, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है CH3, अगले ही पेज पे लिख दिया जाए। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है CH3Cl का, फिर होता है CH2Cl2 का, फिर होता है CHCl3 का, और फिर होता है CCl4 का, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, 0। याद रखने का तरीका, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन्स बढ़ते हैं, दोनों क्लोरीन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, दोनों के बीच का थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा मतलब दोनों के बीच का cos थीटा घटेगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट घटेगा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसा सवाल जो बहुत बार अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है। कई बार पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा पोलर है, इनमें से कौन सा नॉन पोलर है, इनमें से सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, सबसे ज्यादा नॉन पोलर कौन सा है। तो ऐसे घुमा फिरा के यही क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन के बीच में क्वेश्चंस ये बहुत बार पूछते हैं। डन, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे नाउ अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं, सो जनरली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर यही टॉपिक्स होते हैं। आपको हम पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, VBT, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR, MOT, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मैं NCERT के हिसाब से बात करूं, सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स। भाई जितना मैंने अभी करा दिया उसके अंदर मैं आपको एक और चीज करा दूंगी, विच इज MOT, है ना, ये एक और चीज है, देखो MOT, एक ये पढ़ा दूंगी और एक हाइड्रोजन पढ़ा दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दूंगी, दैट्स इट। NCERT के हिसाब से इट इज डन। बट आपको पता ही है कि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जो थ्रू आउट आपकी इनऑर्गेनिक को लीड करता है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरकनेक्टिंग टॉपिक। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने ऑक्सी एसिड्स नहीं पढ़ा तो आपने केमिकल बॉन्डिंग पूरी नहीं करी है। भले ऑक्सी एसिड्स का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है, इट्स देयर इन P ब्लॉक एलिमेंट्स, बट इट इज देयर इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो हो सकता है अगर आपने कहीं और से पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़ा, तो आपको लगेगा कि यार हमारे टीचर ने तो नहीं कराया, NCERT में तो नहीं गिवन है, दैट्स ओके। दिस इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। P ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा, कुछ चीजें D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगी, बट ये है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। आज करो, कल करो, परसों करो, इस चैप्टर में करो, किसी और चैप्टर में करो, करना तो पड़ेगा। सो लेट्स वाइंड इट अप हियर इटसेल्फ, ठीक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पर, यही होता है ना, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। चलिए, सो टॉपिक का नाम है बच्चे ऑक्सी एसिड। अब पहले तो ऑक्सी एसिड के मैं आपको नाम याद करवाती हूँ, क्योंकि बच्चे बेचारे रट्टा मारते रह जाते हैं बट उनको नाम ही याद नहीं होते। तो आज रट्टा नहीं मारना, आई विल टेल यू अ लॉजिक, उस लॉजिक से देखना अगले 2 मिनट में आपको सारे ऑक्सी एसिड्स के नाम याद हो जाएंगे। फिर मैं आपको ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स भी बनाने सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए बच्चे, मान लो
मैं सबसे पहले ना ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 की बात करूंगी। ग्रुप नंबर 17 की कहानी थोड़ी अलग तरीके से होती है, उसको हम बाद में डील करेंगे। ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 में हम ये कहते हैं कि जो आपका मान लो एक ऑक्सी एसिड है जिसमें आपका सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, उसको हम बोलते हैं इक एसिड। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा है, हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं परिक एसिड। अगर आपके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है, उसको बोलते हैं अस एसिड। ठीक है, इक, परिक, अस और उससे भी नीचे होता तो हाइपोअस। अब ध्यान से करिए, मैं एक एक करके डब्बा मार्क करती जाऊंगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मान लो मेरे पास एक पेरेंट इक एसिड है। पेरेंट इक एसिड मतलब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम। मैक्स से दो नीचे जाओ, इसको बोलेंगे अस एसिड। अस से दो नीचे जाओ बच्चे, इसको बोलेंगे हाइपोअस एसिड। क्या बोलेंगे, हाइपोअस एसिड। इक से ऊपर जाओगे, दो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करोगे, हम क्या बोल जाते हैं, पर इक एसिड। क्या सीखा, इक, इक से ऊपर जाओ परिक, इक से नीचे जाओ अस से नीचे जाओ हाइपोअस। ठीक है, यहां तक ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता है। अब जो मैं नया सिखा रही हूं वो ये, बच्चे अगर आप एक इक एसिड में से पानी निकाल दोगे, उसको बोलते हैं मेटा इक एसिड। एक एसिड है, उसमें से पानी निकाल दो। एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। अब आप इसमें से पानी निकाल दो तो H कितना बचा, एक B बचा, एक बचा, दो ऑक्सीजन बचे। HBO2 क्या होता है, मेटाबोरिक एसिड। क्या होता है ये, मेटाबोरिक एसिड। ये क्लियर है। आगे देखिए बच्चे, अब आपने क्या करना है, दो इक एसिड को ऐड कर दो और उसमें से पानी निकाल दो। पहले आपने दो इक एसिड को गर्म कर दिया, ऐड करा, उसमें से पानी निकाल दिया, इसको बोलते हैं पायरोइक एसिड, या फिर क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डाइइक एसिड। अभी एग्जांपल्स के साथ कराऊंगी। जैसे मान लो मेरे पास है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, नजर आ रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एक और मेरे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन गया, H4S2O8। इसमें से एक पानी निकाल दो तो क्या बन गया, H2S2O7। इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। चमक गया। अब इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाई सल्फ्यूरिक एसिड में मान लो मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे यहां पर मैंने बोल दिया H2S2O8, और ये वही एग्जांपल है जो मैं आपको कराना चाहती थी, बिकॉज ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। H2S2O8 का नाम है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड या पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनको डेफिनेटली डर लग रहा होगा, तो आपको डरना नहीं है। ये देखिए मैं विद एग्जांपल आपको कराती हूं। मान लो बच्चे मेरे पास है H3PO4, H3PO4, इसको बोल दिया फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें से हमने कहा मैम या तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 को माइनस कर दो या एक ऑक्सीजन निकाल दो। क्या बन गया, H3PO3। H3PO3 एक एसिड से क्या आया, अस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बन गया, H3PO2। इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नजर आ रहा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब मैंने क्या किया, इस H3PO4 में से एक माइनस को वाटर कर दिया, पानी निकाल दिया। क्या बन गया, 3 में से 2 H गए, एक H, एक P, 3 ऑक्सीजन। इसको क्या बोलेंगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलोगे इसको, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चमक गया। अब मैम हम एक काम करें, 2 H3PO4 लेते हैं, ले लिया, इसके अंदर मेरे पास क्या बन गया, H6P2O8। मैम हम ना इसमें से पानी निकाल देते, निकाल दो। क्या बन गया, H2, कितना बन गया, H4P2O7। आया, देखना देखना देखना, एनसीईआरटी में गिवन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। केमिकल बॉन्डिंग में इट इज नॉट गिवन, इट इज गिवन इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट इट इज देयर इन आवर सिलेबस। H4P2O7 क्या बन गया, डाई फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, पर डाई फॉस्फोरिक एसिड। क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने ग्रुप नंबर 15 के लिए करा दिया, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप ग्रुप नंबर 16 के लिए खुद से करेंगे। नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी, करना 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 है। ठीक है, चलिए। पता है ये जो मैंने अभी इक, अस, हाइपोअस, परिक, ये सारा कॉन्सेप्ट सिखाया, ये ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 के लिए था। ग्रुप नंबर 17 में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखिए। ग्रुप नंबर 17 की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +7। +7 से आप नीचे आएंगे +5, +3, +1। यहां पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको बोलते हैं परिक एसिड। लाइक फॉर एग्जांपल, इन शॉर्ट अगर आप दोबारा देखना चाहें, मैं ये बोल रही हूं, ग्रुप नंबर 15 और 16 के लिए हम ये बोलते हैं, मैक्स को बोलते हैं इक, मैक्स में से 2 गया, वी कॉल इट एज अस में से 2 गया, हम इसको क्या बुलाएंगे, हाइपोअस,
और अगर मैक्स में आपने 2 ऐड किया, इसको हम बोलते हैं परिक। ये ठीक है। मगर ग्रुप 17 का अलग केस चलता है। हमारे पास है मैक्स, मैक्स में से 2 गया, मैक्स में से 4 गया, मैक्स में से क्या गया, 6 गया। तो जो मैक्स है उसको बोलते हैं पर इक। यहां पर मैक्स को क्या बोलते थे, इक, यहां मैक्स को बोलेंगे पर इक, फिर इक, फिर अस और फिर हाइपोअस, हाइपोअस। अच्छा मैम एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। ये देखना, HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नोन एज पर इक एसिड। फिर HClO3 क्या बनेगा, क्लोरिक। HClO2 क्या बनेगा, क्लोरस। HClO क्या बनेगा, हाइपोक्लोरस। चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बिटसैट हो, और यहां से सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। Many times questions from this particular topic will be definitely asked in your exam. चमक गया है। अभी मैंने आपको ऑक्सी एसिड्स के नाम करने सिखाए हैं। अब मैं अपने अगले टॉपिक पे आ जाती हूँ। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम इसको पी ब्लॉक का पार्ट बुला दो या केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट बुला दो, इट्स अप टू यू, बट पेपर में आता है। देखो, आपको पहले ढांचा बनाना आना चाहिए। ढांचे में हम क्या कहते हैं, ढांचे में हम कहते हैं कि देखो, जब भी फास्फोरस का कोई कंपाउंड बनाना है, कोई ऑक्सी एसिड बनाना है, फास्फोरस 1 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन 3 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस 1 डबल 3 सिंगल, सल्फर 2 डबल 2 सिंगल, क्लोरीन 3 डबल 1 सिंगल। ठीक है। अगर मान लो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, आप XOOX यानी कि परऑक्सी बॉन्ड बनाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ रही है, आप XOX बॉन्ड बनाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्स आ रही है, आप XX बॉन्ड बनाएंगे। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्स, XOOX बॉन्ड, परऑक्सी बॉन्ड। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्स, XOX। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्स, इट इज जस्ट XX बॉन्ड। ये हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट 2 स्ट्रक्चर्स। दोनों के फॉर्मूला भी याद कर लें। 2 एक्सेप्शन है, वन इज H4P2O5 एंड वन इज I2O5। मैम आर यू श्योर ये 2 एक्सेप्शंस याद कर लूंगा तो बाकी हर स्ट्रक्चर इस वाले लॉजिक से बन जाएगा? बिल्कुल इस वाले लॉजिक से सब बन जाएगा एक्सेप्ट H4P2O5 एंड I2O5। करके दिखाओ मैम, चलो करके देखते हैं। मॉलिक्यूल है H3PO4। H3PO4 में 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। स्टार्ट ऐसे करोगे, क्या फॉस्फोरस 1 डबल 3 सिंगल बनाएगा? हाँ जी, यहां पे लिख देती हूँ। क्या फॉस्फोरस, दोबारा देख लो, क्या फॉस्फोरस 1 डबल 3 सिंगल बनाएगा? हाँ जी। मेरे पास H3 है, PO4 है, तो 4 ऑक्सीजन लगा दो और 3 H लगा दो, बन गया H3PO4 का स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे मैम HClO4 का करके दिखाना। HClO4 के करो, 1 + x - 8 इक्वल्स टू 0। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। Cl क्या बनाता है? 3 डबल 1 सिंगल, और मुझे बनाना क्या है? HClO4। तो 4 ऑक्सीजन लगा दो और 1 हाइड्रोजन को यहां लगा दो, बन गया HClO4 का स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलो 2 और सिखाती हूँ। एक है H4P2O5 और एक है H4P2O6। दोनों मेरे साथ साथ करेंगे। H4P2O5, H4P2O6। पहले H4P2O6 मेरे साथ बनाएंगे। 4 + 2x - 12 इक्वल्स टू 0। 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 8। x की वैल्यू कितनी होगी? +4। ओ ये तो फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है ना। और जब भी फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है तो क्या मैं PP बॉन्ड बना दूं? कैन आई ड्रॉ PP बॉन्ड? अब एक फास्फोरस 1 डबल 3 सिंगल, एक फास्फोरस 1 डबल 3 सिंगल, 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ये लो बन गया स्ट्रक्चर सबका। हैव यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर? किसी को और डिटेल में सीखना हो तो जेई ब्रीफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। दिस इज बेसिकली फॉर द रिविजन, ताकि आप क्विकली सारी चीजें रिवाइज कर लो। चमक गया? अच्छा, H4P2O5 में होना चाहिए 4 + 2x - 10 इक्वल्स टू 0। मैम 2x की वैल्यू होगी 6, x की वैल्यू होगी +3, और ये तो 5 से कम है, तो यहाँ PP बॉन्ड होना चाहिए, बट एज आई टोल्ड यू इट्स एन एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या होगा? POP बॉन्ड। 1 डबल 3 सिंगल, 1 डबल 3 सिंगल, 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 4 हैं, 1 2 3 4। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर H4P2O5, जो एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, NCERT में गिवन है, बट आई होप ये अच्छे से सभी को क्लियर हो गया है। 1 2 3 4 5। हाँ, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर H4P2O5। अच्छे से क्लैरिटी सभी को मिल गई होनी चाहिए। यू वांट टू प्रिपेयर मोर? मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रिपेयर फॉर H2S2O8, H2SO5, H2S2O7। ये सारे स्ट्रक्चर सेम लॉजिक से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमारे सेकंड पन्ने का लास्ट टॉपिक है। 3 पन्ने हमारे पास टोटल, खैर 2 पन्ने कंप्लीट होने वाले हैं, तीसरे पन्ने पे हम आ जाएंगे। अभी हमारे बच्चे टॉपिक है रेजोनेंस।
रेजोनेंस आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं. रेजोनेंस का मतलब होता है कि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं. सो द मुद्दा ऑफ मी टीचिंग रेजोनेंस हियर इज बेसिकली टू हेल्प यू आउट हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर. बहुत सारी बुक्स कहती है बॉन्ड ऑर्डर टेल यू हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन टू एटम्स. दैट इज रॉन्ग. बॉन्ड ऑर्डर का प्रिसाइजली मतलब ये होता है कि दो एटम्स कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी कि वो दोनों बॉन्ड्स ऐसे जुड़े हुए हैं एज इफ वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है एज इफ इट इज इक्वल टू अ 3 बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के जितना स्ट्रॉन्ग है. तो बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है. बॉन्ड ऑर्डर कुड बी फ्रैक्शन ऑल्सो, बट बॉन्ड ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं हो सकता. इट कैन बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू. ध्यान से देखें बच्चे, ये स्ट्रक्चर है CO3 2- का. कई लोग CO3 2- को ऐसे ड्रॉ करेंगे, किसी का मन आए तो वो ऐसे ड्रॉ करेगा, किसी का मन आए तो वो ऐसे ड्रॉ करेगा, है ना. तो अब अगर कोई कहे कि हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, तो मैं यहां पर क्या देखूंगी, मैं कहूंगी देखो मैम किसी भी एक CO बॉन्ड को उठा लो. किसी एक CO बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही है. देयर इज ऑलवेज वन सिग्मा बॉन्ड, है ना. और क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो एक पाई बॉन्ड है वो कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है. यानी कि एक पाई बॉन्ड 3 जगहों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, एक पाई बॉन्ड 3 जगहों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो 1 + 1/3 बॉन्ड ऑर्डर कितना है 4/3. दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर. एक बार करके दिखाओ. ये है PO4, मतलब मेरे पास दे रखा है PO4 3- का स्ट्रक्चर. किसी की मर्जी कोई डबल बॉन्ड यहां बनाए, किसी की मर्जी कोई यहां बनाए, किसी की मर्जी यहां बनाए, किसी की मर्जी यहां बनाए. कहने का मतलब कि मैम एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, और ये जो एक पाई बॉन्ड है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. एक बाई बॉन्ड कितनी जगहों पे हो सकता है 4. सो 1 + 1/4 दिख रहा है, 1 + 1/4, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 5/4. यहां तक समझ आ गया. सो हाउ डू वी कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इन द केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ये भी आई एम श्योर सबको अच्छे से क्लियर हो गया है. ठीक है, 2 पन्ने हमारे कंप्लीट हो गया. वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पेज. ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं बट दे आर सुपर इंपॉर्टेंट. सो जो लास्ट पन्ना है उसके अंदर भी हमारे 7-8 टॉपिक्स हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है बच्चे, इसको बोलते हैं MOT. MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जिस तरीके से एटम्स, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे, बॉन्ड बनाते थे, सेम उसी तरीके से अब हर एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. पहले जो कॉन्सेप्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हुआ करता था, अब हम उस कॉन्सेप्ट को किसके लिए स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन का 1s है, एक और हाइड्रोजन का 1s है. पहले 1s आपस में कंबाइन कर लेते थे, है ना, टू फॉर्म द बॉन्ड. बट अब हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. सो रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे वो 2 तरीके से कंबाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस से ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है. ऑर्बिटल मतलब क्या, ये हैं तो हमारे वेव फंक्शंस ही ना. और MOT कहती है कि हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO. LCAO का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो 2 तरीके से कंबाइन करेंगी. या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी या फिर वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से कंबाइन करेंगी. या तो एक का प्लस एक के प्लस को ऐड करेगा, या एक का प्लस दूसरे में सबट्रैक्ट होगा. तो मान लो ये 2 हमारे न्यूक्लियस हैं, जब दोनों प्लस प्लस आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनने चाहिए, 2, जिसमें से एक बनेगा जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जब एक दूसरे को सबट्रैक्ट होंगे, ये देखो ये दोनों न्यूक्लियस थे, एक का प्लस दूर चला गया मतलब वो दूसरी ऑर्बिटल दूर चली गई, यानी कि अब 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है. इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस हुई है. इसको बोलेंगे सिग्मा. और मान लो 1s ने कंबाइन किया तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s. स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग. समझ गया. सिमिलरली सामने देखें, हो सकता है कि एक का p ऑर्बिटल दूसरे के p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करना हो, ऐसा हो सकता है ना. तो अगर एक का प्लस दूसरे के प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो ध्यान से देखो, ये प्लस वाले बड़े हो जाएंगे, साइड वाले छोटे हो जाएंगे. तो क्या बन गया, माइनस प्लस माइनस.
दिखा सबको? क्योंकि ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस हुई, इसको बोलते हैं सिग्मा 2p ओवरलैप। अगर z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया तो इसको सिग्मा 2p z कह देना, x एक्सिस को ले लिया यू कॉल इट सिग्मा 2p x, सिग्मा 2p y। बट हम जनरली क्या करते हैं, वी टेक z एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो वी कॉल इट सिग्मा 2p z। मैम अगर इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, माइनस प्लस, यहां पर माइनस प्लस, तो अब ये जो प्लस माइनस आए ना एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो देखो माइनस बढ़ गया प्लस छोटा हो गया, यहां पर माइनस छोटा हो गया प्लस बढ़ गया, दोनों न्यूक्लियसों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार। तो यही मैंने आपको सिखाया, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने जिसमें से एक को क्या बोलेंगे, एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है। आगे देखिए मैम, एक का प्लस दूसरे के प्लस के साथ कंबाइन करेगा मगर साइड वाइज ओवरलैप के थ्रू, तो बॉन्डिंग कौन सी होगी, पाई। तो एक ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसको बोलेंगे पाई 2p। और अगर दोनों सब्ट्रैक्ट होते तो ऐसे दोनों दूर दूर चले जाते, देखो एक इधर चला गया इधर, एक इधर चला गया इधर, इसको बोलते हैं पाई स्टार। आजकल ना ये ओवरलैपिंग के बेसिस पे बड़े सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसीलिए मैं आपको छुड़वाना नहीं चाहती थी, मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया। डन है, चलिए आगे देखिए। अब आपको पता है कि जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स भी आते हैं पेपर में। अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएंगे तो हमें पेपर में कौन से दो डायग्राम याद रखने हैं, ध्यान से देखिए बच्चे। मान लो अगर O2 N2 मतलब O2 F2 Ne2, O2 F2 Ne2, या इनके कोई भी रिश्तेदार का डायग्राम बनाना है। रिश्तेदार मतलब O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, ब्ला ब्ला ब्ला। रिश्तेदारों का मतलब है जैसे N2 Ne2 हो गया, देखो जैसे मेरे पास F2 है तो F2 माइनस, F2 प्लस, F2 2 प्लस, तो O2 F2 Ne2 और इनके सारे रिश्तेदारों के लिए जो डायग्राम आता है उसमें हम इक्वल टू का साइन देखते हैं। ये देखो आपको फील आएगा, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2p z, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार सिग्मा स्टार। तो देखो क्या आपको ये इक्वल टू बना हुआ फील आ रहा है, तो बस वो इक्वल टू वाला याद रखना है, किसके लिए है, O2 F2 Ne2 और इनके सारे रिश्तेदार। दोबारा बोलो, हम ऐसे करते हैं टिक 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 टिक। ये क्या करा, कुछ नहीं। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार सिग्मा स्टार। इतनी स्पीड से पेपर में बनाओगे तभी नंबर बनेंगे। आगे अगर मान लो मेरे छोटे छोटे सिस्टम्स हैं जैसे B2, जैसे N2, जैसे C2, या इनके रिश्तेदार हो गए जैसे N2 प्लस हो गया, N2 2 माइनस हो गया, B2 प्लस हो गया, मतलब B2 N2 C2 और इनके सारे के सारे रिश्तेदार, उनके अंदर ना हमारे जो 2s और 2p के बीच में गैप बहुत कम हो जाता है, तो वहां पर sp मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और वो चेंज केवल यहां देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। पहले क्या था, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, ये देखो पहले क्या था, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार सिग्मा स्टार। अब ये सारे सेम रहेंगे, ये सारे सेम रहेंगे, बस ये ऑर्बिटल्स आपस में चेंज हो गए। तो ओवरऑल ऑर्डर है सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2px, पाई 2 है, सिग्मा 2pz, पाई स्टार सिग्मा स्टार। बस ये इतना सा वेरिएशन आपको याद रखना है, काम हो जाएगा। यहां से हमारा एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यही होता था कि आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मैं सिग्निफिकेंस आपको बता चुकी हूं। अगर किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, यानी कि वो दो एटम स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है। अब या तो आप कोर MOT से जाएं, ठीक है, जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ O2 प्लस, O2 2 माइनस, O2 2 प्लस में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, तो बच्चा क्या करता है, पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता है और वहां से आंसर्स निकालता है। मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से सिखाती हूँ बच्चे। ये हमारा एक मेथड है जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है, जो बच्चे मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से पढ़ रखा है, उनको आई थिंक इस मेथड के बारे में पता है। मैं इसको बोलती हूँ चोटिला माता मेथड, ठीक है। सबसे पहले माता रानी की जय। समझो क्या है, हम लोग ना पहले राजकोट में रहते थे, ठीक है, वहां से 50-60 किलोमीटर के दूरी पर एक माता रानी का मंदिर है जो कि एक पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ है। माता रानी का नाम है चोटिला माता, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग वहां घूमने गए थे और हम ऐसे बोल रहे थे पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि भाई क्यों ना बच्चों को, है ना, ऐसा सिखाया जाए, ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, एक पहाड़ी बना ली, उस पहाड़ी पे स्टेप्स बना लिए। स्टेप्स पे मैंने लिख दिया 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16 17 18 19 20 बना लिया। अब सुनो, अगर आपके किसी भी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3, बात खत्म।
अगर किसी में 13 या 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 या 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 या 17 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, मतलब नीचे आ रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट रहा है, 3, 2.5, 2, 1.5 और कितना हो जाएगा 1, 0.50। समझ आया? तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, देखो बहुत आसान हो गया। कोई कहे O2 प्लस, O2 2 माइनस, ठीक है, और कोई कहे O2 2 प्लस। आप मुझे बताओ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चा पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएगा, फिलिंग करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। आप कुछ नहीं, 16 में से 1 गया 15, और ये क्या है, 16 में 2 ऐड कर दिया 18, और 16 में से 2 गया 14, यही है भाई। O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 गया 14। अब देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। बात खत्म, आ गया आंसर, ठीक है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बात खत्म। तो एक तो ये मेथड सबको याद रखना है। एक अगला है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको बताना है कि कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, कौन सी स्पीशीज डायामैग्नेटिक है, ये सारी चीजें, मतलब यू हैव टू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसका भी बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, फिलिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। हम बहुत शॉर्टकट करते हैं। मान लो आपके स्पीशीज में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप कह दो हमारी स्पीशीज है पैरामैग्नेटिक। आपकी स्पीशीज में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप कह दो कि स्पीशीज है डायामैग्नेटिक। मगर अगर आपकी स्पीशीज में 10 और 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नंबर तो इवन है, तो ये स्पीशीज डायामैग्नेटिक होनी चाहिए, बट 10 और 16 वाले क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। बस ये शॉर्टकट याद रख लो, काम बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखना, O2 O2 प्लस और N2 N2 माइनस, 4 स्पीशीज लिख रखी है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनना 16, 16 में से 1 गया 15, 14 और 14 में 1 ऐड किया 15, ठीक है। अब सोचो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, 2, पूरा इस डब्बे से देख लो ना। 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, वो चोटिला माता मेथड से कर लो। नाइट्रोजन 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 और 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब देखना 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट शुड बी डायामैग्नेटिक बट इट इज पैरामैग्नेटिक। 15 इट इज एन ऑड नंबर पैरामैग्नेटिक, 14 इट्स एन इवन नंबर डायामैग्नेटिक, 15 इट्स ऑड नंबर पैरामैग्नेटिक। बात खत्म। और क्या ये लॉजिक मैं सिखा चुकी हूँ कि अगर किसी स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो आई होप ये भी सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम 5-6 छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, हर टॉपिक को 2-2 3-3 मिनट लगेंगे एंड आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। सामने देखिए, सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है बच्चे फजान्स रूल। देखो आप ये जानते हो कि हमारा कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। लाइक अगर NaCl भी लो तो ऐसा नहीं है दैट 100% आयनिक कंपाउंड। हमारे हर आयनिक कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही है। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे आयनिक बॉन्ड में होता ही है। अब देखो कैटायन, अब आयनिक क्या होता है ये भी समझ लो। अगर मान लो ये एक कैटायन है, ये एक एनायन है, ये प्योरली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक भी गोला दूसरा भी गोला, तो इसको कहते हैं परफेक्ट आयनिक। मगर होता क्या है, ये जो कैटायन है ये हमारे एनायन को छेड़ने की कोशिश करता है और हमारा एनायन छिड़ने की कोशिश करता है। कैटायन कहता है मैं तेरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने टुवर्ड्स करूंगा, एनायन कहता कर ले। मतलब नहीं तो दोनों को ऐसे रहना चाहिए ना, एकदम बढ़िया, बट नहीं, एक दूसरे से छिड़ते रहते हैं। तो कैटायन के लिए हम डिफाइन करते हैं पोलराइजिंग पावर PP, और एनायन के लिए हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेबिलिटी। तोड़ना, पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू अंडरगो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल ना रहे, ऐसे टेढ़े मेढ़े रहे, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे ये बॉटल है, ठीक है, ओहो ये दिख नहीं रही है, बट मान लो दिस इज अ बॉटल, ठीक है, ये एकदम सिमेट्रिकल है, बिल्कुल अच्छे से है, सारी बढ़िया तरीके से है, तो इसको बोलते हैं कि ठीक है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर ये गोला होता तो और सिमेट्रिकल। अच्छा मैंने देखो पिचक दिया, पिचक दिया, पिचक दिया, पिचक दिया, तो ये एनायन है, और एनायन क्या अंडरगो करता है, एनायन अंडरगो करता है पोलराइजेशन, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहीं से पिचकाता है, कहीं से कुछ करता है। तो एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी और कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, दूसरे को पोलराइज करने की टेंडेंसी। ध्यान से सुनेंगे, ये पूरा रूल दिया गया फजान्स के द्वारा, और हम इनको जनरली बोलते हैं फजान बाबा का रूल। बहुत अच्छा रूल है। देखो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे सिस्टम में कैटायन एकदम छोटा है, कैटायन पे चार्ज ज्यादा है, तो कैटायन एनायन को अपने इन्फ्लुएंस में ले सकता है।
अगर तुम चाहते हो कि केटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो तो केटाइन छोटा होना चाहिए, केटाइन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा चार्ज होगा सामने वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, छोटा होगा तो आसानी से मुक्का मारेगा। समझ रहे हो ना? मतलब एक छोटी सी बॉल है और एक बड़ी बॉल है और तुम्हें किसी के मतलब मुक्का मारना है तो जो छोटी बॉल होगी उसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, आराम से बड़ी बॉल को तुम स्ट्राइक कर सकते हो। तो केटाइन छोटा होना चाहिए, केटाइन स्मॉल होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। एनायन ऑन द अदर हैंड बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तभी तो उसको पिचकाना आसान होगा। तो एनायन बड़ा होना चाहिए और एनायन पे भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। बच्चों को कई बार गलती ये लगती है कि मैम अगर चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन कैसे खराब चेंज होती है? ध्यान से, दोनों में ही चार्ज ज्यादा होना चाहिए, बस केटाइन छोटा होना चाहिए, एनाइन ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है K+Ca2+Sc3+, सारे ही एक पीरियड के हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। अब ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट साइज ठीक है, थोड़े बहुत में डिफरेंस होगा, बट क्या आपको यह समझ आ रहा है पोटेशियम पे 1 चार्ज है, कैल्शियम पे 2 चार्ज है, स्कैंडियम पे +3 का चार्ज है। स्कैंडियम पे +3 मतलब ज्यादा चार्ज है, मतलब केटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। आगे देखिए, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 6+। तो भाई जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज भी छोटा हो जाएगा, बट स्टिल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा। अब मान लो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, आपको बताना है कि इनमें से कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, MnO में या Mn2O7 में। मैंने कहा मैम पहले एनायन देखो, क्या दोनों जगह एनायन सेम है? यस, दोनों जगह एनायन सेम है। यस, मैंगनीज ऑक्साइड में +2 का चार्ज है, Mn2O7 में कितने का चार्ज है बच्चे? +7 का। तो जिसपे चार्ज ज्यादा है उस केटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। एक है FeCl2, एक है FeCl3, पूछ रहा है बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा? मैंने कहा मैम Cl- सेम है, यहाँ Fe पे +2 चार्ज है, यहाँ Fe पे +3 चार्ज है। जहां Fe पे +3 चार्ज ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, वो Cl- को अच्छे से पोलराइज करेगा, मतलब FeCl3 के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और आयनिक कैरेक्टर कम है। क्वेश्चन देख के करना, क्या वो कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है या आयनिक कैरेक्टर? तो अगर फजान रूल अच्छा लगाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। आगे देखते हैं, एक और छुटपुटा सा टॉपिक है, ऐसे स्कैटर्ड रहता है बट स्टिल पेपर में आ जाता है। टॉपिक का नाम है बच्चे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जैसे जैसे कई लोग होते हैं ना कि तुम उनको जरा सा छेड़ो और वो बस रोना शुरू हो जाते हैं, खैर मैं उन्हीं में से हूं। और कई लोग होते हैं मोटी चमड़ी के, उनको तुम बोलते रहो, उनकी बुराई करते रहो, अच्छाई करते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ता। खैर मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम मेरी अच्छाई करोगे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक आई रियली फील गुड। जब तुम ये वीडियो देखने के बाद नीचे लिखोगे ना कि मैम मजा आ गया, तो मेरा दिन बन जाता है। ठीक है, कई ऐसे होते हैं कि तुम कुछ भी लिख रहे हो, अच्छा बुरा उनको फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है, तो गलत कमेंट कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी, कौन कितना तुमको छेड़े और तुम छिड़ जाओ। ठीक है, हमें थोड़ा सा छेड़ो हम ज्यादा छिड़ जाते हैं, थोड़ा सा प्यार करोगे हम बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करोगे हमारे वहीं आंसू आने लग जाते हैं। ऐसे हमारे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो जिनको जरा सा हीट करो टूट जाते हैं, तो वो थर्मली कम स्टेबल है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको जरा सा हीट करो भाई साहब टूटते ही नहीं है, ज्यादा हीट करो नहीं टूट रहे, और हीट करो नहीं टूट रहे, ऐसे कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जब भी थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए पहले मेरी बात सुनेंगे, सामने देख के पहले मेरी बात सुनेंगे, पहले चेक करेंगे कि तुम्हारा एनायन क्या है, FClBr। अगर तुम्हारा मोनो एटॉमिक एनायन है तो तुम अलग दिशा में सोचोगे, और अगर तुम्हारा एनायन है कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरेट, तो तुम अलग दिशा में सोचोगे। सो पहले दो हिस्से डिवाइड कर लो। दो हिस्से कौन से हैं कि मैम क्या हमारा एनायन मोनो एटॉमिक है या फिर पॉली एटॉमिक है? जो तो तुम्हारा एनायन मोनो एटॉमिक है तो तुम सोचोगे कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जैसे NaF, NaCl, NaBr में पूछे थे कि थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, मैंने कहा इधर एनायन कौन है, कह रहा है FClBri। मैंने कहा ओके, मोनो एटॉमिक हो ना, कह रहा है हाँ। मैंने कहा देख, तो तेरी लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा ना वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो थर्मली ज्यादा स्टेबल है। मैंने कहा मैम लैटिस एनर्जी में देखना, ये हमने पीरियोडिक में पढ़ी थी लैटिस एनर्जी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया था, तुम्हें आती है कि एक कैटायन और एनायन जब आपस में मिलते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बनना चाहिए। लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r²। ये बात सबको समझ आती है? मैंने कहा मैम केटायन तो हर जगह सेम है, एनायन भी हर जगह, हर एक पे चार्ज तो सेम है, केटायन एनायन का चार्ज सेम है, बट जैसे जैसे नीचे आएंगे मैम साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मैम लैटिस एनर्जी घटेगी, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी घटी। यानी कि NaF, NaCl, NaBr, Na थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। बट अगर तुम्हारा एनायन पॉली एटॉमिक है, मतलब मोटू सा झुंड वाला एनायन है, तो तुम कहोगे कि मैम जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी है that is inversely proportional to polarizing power। जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। देखो कंपेयर कैसे करते हैं,
मैंने कहा मैम हमारे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, एनायन सेम है। मैंने कहा लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, और पोटेशियम प्लस है, Li प्लस सबसे छोटा है, सब पे चार्ज +1 है, मगर लिथियम प्लस सबसे छोटा है। सबसे छोटा मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। तो आंसर आ चुका है Li2CO3 सबसे कम, फिर Na2CO3 और फिर K2CO3। क्या तुमको ये बात चमक गई है? सो थर्मल स्टेबिलिटी वाज अनदर टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे 3 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सो कॉल्ड आपकी केमिकल बॉन्डिंग में गिवन है। ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं था केमिकल बॉन्डिंग में, बट एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो लेट्स नाउ रेफर टू एनसीईआरटी। बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अगेन एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा दे रखा है, ठीक है, जिससे कई कंफ्यूजन अराइज होती है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। जब भी आपका एक हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है टू एन एटम ए, ये एटम ए साइज छोटा होना चाहिए, इस एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। डायरेक्ट याद रख लो, वो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है, CF3 हो सकता है, CCl3 हो सकता है। बच्चों ने बस एक ही चीज रट रखी है, फोन, FON, सबको यही पता होता है, फोन, FON। बट मैं आपको 3 और केसेस बता रही हूं। नाउ दिस एटम A कैन आल्सो बी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इट कैन बी CF3, इट कैन बी CCl3, क्योंकि इन कार्बन्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो होता क्या है, इस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है, ए पे डेल्टा माइनस है। तो अब मान लो आपके पास एक डोनर एटम आया है जिसके पास लोन पेयर है, वो डोनर एटम इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना है, ये जो डोनर एटम है ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होना चाहिए, मतलब इट हैज टू बी अ गुड ल्यूइस बेस, एंड फॉर गुड ल्यूइस बेस ये पोलर भी होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए जो वो उसको दान करे, इट हैज टू बी पोलर। तो ये जो हो सकता है दैट कैन बी FON एंड Cl, ये 4 हो सकते हैं, FON Cl। बच्चों को लगता है कि मैम ने यहां सिखाया है, देखो कई बच्चों ने ऐसा सीखा होता है, ये A है, ये B है, तो कहते हैं मैम ये FON होगा, ये भी FON होगा। ऐसा नहीं है, ये छोटी चीज है, जो कम चीज है तुमने सीखी है। दिस कैन बी FON, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, CF3, CCl3, बट यहां पर Cl नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी Cl। यहां पर A कैन नेवर बी Cl, याद रखना, मगर जो B है दैट कैन बी FON एज वेल एज Cl। ये एक अच्छा ल्यूइस बेस होना चाहिए, ठीक है। आगे 2 टाइप की हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं बच्चे, एक होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होती है इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जैसे आपका ऑर्गेनिक में कंपाउंड है, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि यहां पर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं केवल अपने आप से ही प्यार करूंगी, अपने बाजू वालों से प्यार नहीं करूंगी, सोचो, तो मुझे मेरे बाजू वालों से अलग करने के लिए तुम्हें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जनरली उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि वो आपस में जुड़े नहीं होते। मगर अगर किसी के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं मेरे दोस्तों से बहुत प्यार करती हूं, अब तुम्हें मेरे को मेरे दोस्तों से अलग करने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। यानी कि जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनको एक दूसरे से दूर लेकर जाना, उनको बॉइल करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपने ऑर्गेनिक में भी करे हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, फिर एक ईथर दे रखा है, एक अल्कोहल दे रखा है, आपसे पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट कहां ज्यादा, तो मैं कहती हूं भाई देखो अल्कोहल के अंदर मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर के अंदर उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, इट्स जस्ट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यहां तो किस बात की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, वहां 2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए पड़ती है, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। चमक गया। नाउ एक टॉपिक है बच्चे बॉन्ड पैरामीटर्स। हमने बॉन्ड ऑर्डर अच्छे से डिस्कस कर लिया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, एंड आई थिंक फिर ये लास्ट टॉपिक से हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी है, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, राइट। सबसे पहले अगर आपके पास सवाल आता है कि बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, तो हम देखते हैं कि भाई तुम्हारे एटम्स जिनको तुम कंपेयर कर रहे हो वो कौन सी शेल को बिलोंग करते हैं। जो सेकंड पीरियड वाले हैं वो छोटे साइज के हैं, थर्ड पीरियड वाले ज्यादा बड़े साइज के हैं, फोर्थ वाले ज्यादा बड़े साइज के हैं। तो अगर कोई मुझे बोले HF, HCl, HBr, HI, तो मैं कहूंगी मैम नीचे जाते हुए शेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्या ये बात सबको सेम है, क्लियर होगी। मान लो वो कहता है कि हमारे जो भी एटम्स मैं कंपेयर कर रहा हूं वो सेम शेल के हैं, दे आर ऑफ सेम शेल,
तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा देखो ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये है एक ये है। मैंने कहा अच्छा चलो ये भी एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। मैंने कहा ये ले लो, मतलब मान लो S डबल बॉन्ड O माइनस। चलो अगले पेज पे हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल अच्छे से कर ही लेते हैं। मेरे पास है SO4 2 माइनस और मेरे पास है SO3 2 माइनस। ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैम S एक डबल मतलब 2 डबल 2 सिंगल, सल्फर 2 डबल 2 सिंगल बनाना चाहता है। यहाँ पर 2 माइनस है तो 2 ऑक्सीजन को दे दो माइनस, एक और एक और, यहाँ पे लोन पेयर बना देंगे। यहाँ पर 2 माइनस इनको दे देंगे, एक डबल बॉन्ड O है एक डबल बॉन्ड O है। ध्यान से करेंगे सारे। अब मुझे तुम इसका बॉन्ड ऑर्डर बनाना सिखाएंगे। तो मैंने कहा मैम देखिए एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड, सही है। और हमारे 2 पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं जो कितनी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल 4 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। यहां देखना, मैंने कहा मैम एक पाई बॉन्ड तो है ही है और एक पाई बॉन्ड कितनी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 जगह पे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.33। अब ध्यान से पूछो, कोई कहे कि मुझे सल्फेट और सल्फाइड के बीच की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताओ। मैंने कहा मैम डरने की क्या बात है, क्या ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, क्या ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, क्या सल्फर थर्ड पीरियड का है, क्या सल्फर थर्ड पीरियड का है। तो अरे जब दोनों ही सेकंड और थर्ड पीरियड वाले हैं तो मैं बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करूंगी। मैंने कहा टेंशन नहीं, अगर आपकी शेल सेम है, आप देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना, मैंने कहा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मतलब बॉन्ड लेंथ घटेगी। दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर कि अगर शेल सेम है तो आप चेक करो बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। बहुत प्यारी चीजें हैं, नहीं क्लिक होती है, इसीलिए एक एक करके तुमको समझा दिया। मान लो अगर शेल भी सेम है, सेम शेल, तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ रहा है, भाई जो भी बॉन्ड्स हैं वो सेम बना रखे हैं, तो जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ये देखना कार्बन ने 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यहां भी कार्बन ने 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर तुमको बोल सकती हूँ कि मैम ये वाले कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर है 33%, इस कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर है, ध्यान से देखो किसको कंपेयर कर रहे हो ये भी जानना जरूरी है। ये है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक है HCH डबल बॉन्ड CHH, दिख रहा है। अब अगर मैं पूछूं यहां का बॉन्ड ऑर्डर 3, यहां का बॉन्ड ऑर्डर 2, तो डेफिनेटली जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम। बट अगर यहां का बॉन्ड ऑर्डर 1, यहां का बॉन्ड ऑर्डर 1, दिख रहा है, ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। मैंने कहा मैम ये कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर 50 है, ये कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33 है, क्योंकि ये sp2 है ये sp है। जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ घटेगी, यही लिखवाया है। अगर शेल सेम है, तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। बहुत 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 प्यारा टॉपिक है, यहां से अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान से करेंगे। एक लास्ट केस है, वो मुझे कहे कि बताओ बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे। जब भी बॉन्ड एंगल, देखो जो मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं स्टेप्स में गड़बड़ नहीं करनी है। बॉन्ड लेंथ में पहले कंपेयर करोगे शेल, अगर शेल ज्यादा बॉन्ड लेंथ ज्यादा, अगर शेल सेम है फिर कंपेयर करोगे बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, अगर शेल सेम है बॉन्ड ऑर्डर सेम है फिर कंपेयर करोगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये नहीं कि मैम हम तो पहले परसेंटेज एस करेंगे, भैया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा, फिर हमें मत कहना। द ऑर्डर हैज टू बी सेम, पहले शेल फिर बॉन्ड ऑर्डर फिर परसेंटेज एस। सेम इसी तरीके से अगर मैं बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कराऊं, सबसे पहले यू विल कंपेयर हाइब्रिडाइजेशन। मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180 ही होता है, sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 ही होगा या इसके आजू बाजू होगा, sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स के आजू बाजू ही होगा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे। मान लो मेरे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, फिर मैं चेक करूंगी लोन पेयर। अगर लोन पेयर ज्यादा है तो दो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, देखो ना। मान लो मैंने कहा कि मैम ये लोन पेयर, दोनों के बीच में लोन पेयर ज्यादा है, तो मैंने कहा देखो जितना जितना लोन पेयर एक्सपैंड करेगा तो बॉन्ड एंगल आपके घटेंगे, तो लोन पेयर ज्यादा आपका बॉन्ड एंगल घटेगा। लोन पेयर ज्यादा होंगे तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल आपका घट गया। तीसरा, अगर मान लो आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, आपके लोन पेयर के नंबर भी सेम है, तो आप सोचेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है OCl2, मेरे पास है SCl2, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं OCl2 SCl2। अगर आप ध्यान से देखें, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है,
यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे, sp3। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों में ही 2 लोन पेयर हैं, दोनों में ही 2 लोन पेयर हैं। मैं फंस गई। अब मैंने कहा मैम अगर मेरा सेंट्रल एटम छोटा है, साइड एटम बड़ा है, तो वो छोटा सेंट्रल एटम बड़े साइड एटम को कंट्रोल कर नहीं पड़ेगा, बॉन्ड खुलेगा। बॉन्ड खुलेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड खुलेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्या बोला मैंने ये बोला मैम बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए 3 स्टेप्स। फर्स्ट यू नीड टू चेक हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp है तो बॉन्ड एंगल 180 के अराउंड होगा, sp2 में बॉन्ड एंगल 120 के अराउंड है, sp3 में बॉन्ड एंगल 109 के अराउंड है। लोन पेयर की वजह से वो 104, 107, 100 ये इन सब के रेंज में हो सकता है। मैंने कहा मैम अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मान लो मेरे पास है CH4, मेरे पास है अमोनिया, मेरे पास है वाटर। क्या आपको नजर आ रहा है CH4 ऐसा है, अमोनिया ऐसा है, वाटर ऐसा है, वाटर ऐसा है? क्या आपको ये बात याद आ रही है? क्या सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? sp3 है, तो बॉन्ड एंगल 109 के आजू बाजू होना चाहिए। आई कैन नॉट कंपेयर। फिर मैंने कहा लोन पेयर देखो, मैंने कहा मैम यहाँ तो 0 लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल 109 है। यहाँ मैम 1 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल 107 है, घटा। यहाँ 2 लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल 104.5 है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, कंपेयर द लोन पेयर। अगर लोन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल कम। फिर मैंने कहा मैम जैसे अभी OCl2 वाला केस कराया था और SCl2 वाला करा दिया कि मैम हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है। अब क्या, अब हम करेंगे अगर सेंट्रल एटम छोटा है, साइड एटम बड़ा है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। दैट्स इट। सो दैट्स इट। ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जो मैंने जितना सोचा था आई थिंक उतना तो आपको करा ही दिया है। ठीक है, सो आई हैव ट्राइड कि मैं आपके सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करूं, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको इतना समझ आ गया होगा कि जब मैम ये वाला डब्बा करा रही थी ना तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था। तो वो जो डब्बा है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया था उसको पहचानो, केवल उसकी डिटेल आप जाओ। अदरवाइज एवरीथिंग जो हमने कवर करा, अगर आपको अंदर सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ भाई मैम ने जो जो पढ़ाया मुझे आता था, तो वेल एंड गुड, सीधा क्वेश्चंस पे जंप कर जाओ। जेई वाले बच्चे जेई के क्वेश्चंस लगाएंगे, नीट वाले बच्चे नीट के क्वेश्चंस लगाएंगे। जो बच्चे क्लास 11th में और वो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सीधा डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, बट जिन बच्चों को लगा कि यार मैम ने ना ये हाइब्रिडाइजेशन वाला कराया था बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट, नीचे जेई ब्रीफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी टाइम स्टैम्प्स डले हुए हैं। फटाफट जाओ, हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को डिटेल में पढ़ लो, वापस से कम बैक हियर एंड इसको कंप्लीट करो। मैं आपको लिटरली ये सजेस्ट करूंगी, देखो मेरा भी बहुत एफर्ट लग रहा है क्योंकि पूरे चैप्टर को उठा करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके ये सारे नोट्स बनाना, फिर आपके साथ फुल स्पीड पे, है ना, बिना रुके डिस्कस करना, कोई इधर उधर की बात नहीं, काम की बात, एंड वी आर डिस्कसिंग। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जितना एफर्ट्स मैम लगा रही है, मेरे से डबल एफर्ट्स आपको जरूर लगाने हैं, बिकॉज इट्स योर एग्जाम। मेरा जो होना था वो हो चुका है, बट नाउ इट इज योर एग्जाम। आपको मेक श्योर करना है कि आप एक अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, वहां तक पहुंचो। तो अभी एफर्ट्स लगाने में हिचकिचाना नहीं है, बिकॉज अगर आज मेहनत करी, पेपर में वो रंग लाएगी। जो सोचते हैं ना कि मेरा हो जाएगा, ख्याली पुलाव बनाने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम्हारा तो क्या ही होगा। ठीक है, सो मेहनत करते जाओ एंड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, मुझे कमेंट्स में बता दो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। अच्छा लगा है, कंप्लीट कर लिया है, अटेंडेंस मार्क के सेशन में टिक कर कर जाएंगे कि यस आई हैव कंप्लीटेड। आई नीड योर अटेंडेंस इन द चैट सेक्शन एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना व्हाटएवर थिंग्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।